चलो यार बच्चों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। लाइव स्ट्रीमिंग है। समय हो रहा है दोपहर के 4:16। ठीक है, चलो आज हम लोग स्टार्ट करें बेटा। सो बेटा 12th स्टैंडर्ड का बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी ये सब्जेक्ट हमारा चल रहा है। लास्ट लेक्चर में मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दिया था सब्जेक्ट के बारे में। थोड़े कुछ बेसिक टर्म्स हम लोगों ने देखी थी, राइट। क्या क्या चीज़ें एक बार देखी थी मुझे फटाफट से बताओ। अच्छा, घर पे आप लोग पढ़ना, मतलब जो मैंने क्लास में पढ़ा है 15 से 20 मिनट घर पे गो थ्रू कर लेना, और वो आप करोगे तो क्या होगा, आपको लंबे समय तक आपको याद रहेगा और सारी चीज़ें आप रिकॉल कर पाओगे। देखो तो बेटा मैंने क्या क्या चीज़ें बताई थी लास्ट लेक्चर में, आपको अगर याद आ रहा है तो। अपना जो सब्जेक्ट था ये क्या था, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, राइट। इस सब्जेक्ट के अंदर में मैंने आपको कल 80-20 का अपना प्रिंसिपल बता दिया था, कॉलेज और ये हम। बट इसके अंदर में भी आप लोगों को प्रोजेक्ट बनाने के लिए मैं काफ़ी सारी हेल्प करने वाला हूँ। सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो मैंने कल सबसे पहले आप लोगों को अकाउंटिंग क्या होता है ये बताया था। आसान भाषा में हिसाब किताब रखना। किसका हिसाब किताब रखना है? ट्रांजैक्शंस का। यस और नो? कौन से ट्रांजैक्शंस बताओ? फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस। और फिनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब क्या, ये मैंने बताया था कि लास्ट लेक्चर में, हर वो सिनारियो जहां पे मनी और मनीज वर्थ में, वापस सुनना बेटा, मनी और मनीज वर्थ में ऑन ईदर साइड अगर कुछ एक्सचेंज हो रहा है तो हम लोग उस सिनारियो को प्यार से क्या बोलने वाले? फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। ध्यान से सुनना बेटा। फॉर एग्जाम्पल मनी और मनीज वर्थ में, ये लिखवा के दिया था ना, तो अभी लिखने की जरूरत नहीं बेटा वापस। या तो इनफ्लो हो रहा है, या फिर मनी और मनीज वर्थ में आउटफ्लो हो रहा है, या फिर मनी और मनीज वर्थ में, मनीज वर्थ यानी पैसे की कीमत में। यस और नो? सब लोग प्लीज ध्यान देना बेटा। मनी और मनीज वर्थ में या तो इनफ्लो, एक बार चेक करो रोहित, आवाज क्लियर है? पर मेरा आवाज आ रहा है ना क्लियर? हाँ, ऑल से। सो मनी और मनीज वर्थ में या तो इनफ्लो हो रहा है, मनी और मनीज वर्थ में या तो आउटफ्लो हो रहा है, या तो इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों भी हो रहा है। मतलब इनफ्लो भी हो रहा है एंड आउटफ्लो भी हो रहा है। इन तीनों में से कोई एक कंडीशन भी, इवन इफ एनी वन कंडीशन, कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है, इसलिए देखो मैंने बीच में क्या लिखा, और इन तीनों में से अगर कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है तो हम लोग उस सिनारियो को क्या बोलेंगे? फिनेंशियल ट्रांजैक्शन, राइट। सो उस फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हमें क्या करना होगा? नीड टू बी, बोलो बेटा, नीड टू बी रिकॉर्डेड। हमें उससे रिकॉर्ड करना होगा। कहां पे रिकॉर्ड करना है बोलो तो बेटा? इन बीओए, बीओए बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये बात समझ में आ रही? अभी तक अकाउंटिंग कैसे करते मैंने स्टार्ट नहीं किया। मैंने बस आप लोगों को यह बताया है कि अकाउंटिंग का मतलब क्या है, अकाउंटिंग किसकी करते और अकाउंटिंग क्यों करते, ये भी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको, अगर याद आ रहा हो तो। याद आ रहा है? नीड और ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। यस और नो? क्या जरूरत है अकाउंटिंग करने की? कितने रीजंस मैंने बताए थे आपको लास्ट लेक्चर में, वन बाय वन। सबसे पहला, वेरी गुड, टू नो द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। दूसरा, वेरी गुड, टू नो द इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर डिसीजन मेकिंग। अगला, फॉर टैक्स कैलकुलेशन। अगला, फॉर सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। अगला, फिनेंशियल पोजीशन समझने के लिए। तो ऐसे सैकड़ों रीजन है जिसकी वजह से मैं क्या करता हूं? अकाउंटिंग करता हूं, वरना कोई मेरी हॉबी नहीं है अकाउंटिंग करने की। यस और नो? तो ऐसे काफी सारे रीजंस है जिसकी वजह से मैं अकाउंटिंग कर रहा हूं। टैक्स कैलकुलेशन में भी हेल्प हो जाती है। तो काफी सारी चीजें जिसकी वजह से मैं क्या कर रहा हूं बेटा? अकाउंटिंग कर रहा हूं। यस और नो? ये तीन चीजें हमने देखी थी। उसके बाद मैंने आप लोगों का बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स स्टार्ट किया था, आपको अगर याद आ रहा है तो। सबसे पहली टर्म कौन सी देखी थी बेटा, बताओ जरा? एसेट्स का हमने मतलब देख लिया था। प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिजनेस, फॉर एग्जाम्पल कैश, कार, कंप्यूटर, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कॉपीराइट, पेटेंट राइट, गुडविल, ट्रेडमार्क, ये सारी चीजें क्या है? एसेट है। या आसान भाषा में हर वो रिसोर्स, फिर से सुनना बेटा, हर वो रिसोर्स जिसका मुझे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है। मुझे यानी किसको? बिजनेस को। सो रिसोर्सेस, बोलो मेरे साथ साथ, रिसोर्सेस हैविंग फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, उन सारे रिसोर्सेस को मैं प्यार से क्या बोलने वाला हूं? एसेट।
जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये फर्नीचर के लिए 50,000 रुपये पे किए, इसका मुझे क्या फ्यूचर में भी बेनिफिट मिलेगा? यस, हो गया फर्नीचर जा तो असेट है। ये अल्पना मेरे यहाँ पे एम्प्लॉई है, इसको 50,000 रुपये पर मंथ की सैलरी है, मैंने इसको 50,000 रुपये पे की है, एक महीने की सैलरी पे की, क्या वो फ्यूचर में भी बेनिफिट मिलने वाला है इसका? मैंने जनवरी मंथ की 50,000 रुपये की सैलरी दे दी, तो क्या वो जनवरी मंथ की सैलरी की वजह से लाइफ टाइम काम करेगी या सिर्फ जनवरी में? सिर्फ जनवरी में। मतलब सैलरी जो मैं पे कर रहा हूं उसका मुझे फ्यूचर में बेनिफिट नहीं मिल रहा है, जिस मंथ की सैलरी है उसी मंथ में बेनिफिट मिल रहा है, मतलब सैलरी का फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है। तो जा सैलरी टू एक्सपेंस है। अब समझ में आया एक्सपेंस और असेट कैसे बाइफरकेट होता है। इसके लिए 50,000 का आउटफ्लो हो गया। हे फर्नीचर, क्या तेरी वजह से फ्यूचर में बेनिफिट है? यस, ये आज भी काम आएगा, अगले महीने भी काम आएगा, अगले साल भी काम आएगा, तो खेल खत्म। ये क्या हो गया? एसेट। इसके लिए मुझे बार बार अगले साल के लिए वापस पैसे देने हैं क्या? नो, बट इसको अगले साल के लिए, अगले पीरियड के लिए, अगले मंथ के लिए वापस पैसे देने पड़ेंगे। कुछ बात समझ में आ रही? मैंने कार परचेस किया 10 लाख रुपए की, क्या उस कार का बेनिफिट मुझे फ्यूचर में भी मिलेगा? यस, कार क्या हो गई? असेट। उस कार के अंदर में मैंने पेट्रोल डाला, क्या एक बार पेट्रोल डाल दिया तो हमेशा चलने वाली कार? नो, जैसे ही वो पेट्रोल खत्म हो जाएगा आपको फिर से पेट्रोल डालना होगा, फिर खत्म हो गया फिर से डालना है। पंचर बनवाया 100 रुपए का, वो उस पंचर के लिए 100 रुपए दिए या लाइफ टाइम के सारे पंचर के लिए? सिर्फ उसी पंचर के लिए। तो जब कभी भी ऐसा कोई पेमेंट या आउटफ्लो में करता हूं जिसका बेनिफिट मुझे इमीडिएट मिलता है, वन मोर टाइम, एक बार फिर से सुनना बच्चों, ऐसा पेमेंट या आउटफ्लो जिसका बेनिफिट मुझे इमीडिएट मिलता है, उस पेमेंट या आउटफ्लो को हम लोग प्यार से एक्सपेंसेस बोलते हैं। और ऐसा पेमेंट या आउटफ्लो, सर आप आउटफ्लो क्यों बोल रहे हो? जरूरी नहीं कि हर बार पेमेंट हो जाएगा, कभी कभी पेमेंट देना बाकी होता है, तो वो भी मेरे लिए एक प्रकार से आउटफ्लो ही है। तो ऐसा पेमेंट या आउटफ्लो जिसका बेनिफिट मुझे फ्यूचर में भी मिलेगा, हम लोग उस समय उस रिसोर्स को क्या बोलेंगे? एसेट। ये बात समझ में आ रही है सभी को? यस और नो? और ऐसा पेमेंट या आउटफ्लो जिसका बेनिफिट कभी नहीं मिलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लॉस। जिसे मान लो आपने मुझे 10,000 रुपए पे कर दिए ये सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए, और उसके बाद अगले दिन में आपको यहाँ पे दिखाई नहीं, ये जगह बंद हो गई, लॉक हो गई, अब बताओ आपका 10,000 का क्या हो गया? लॉस। कुछ बात समझ में आ रही है क्या? तो आपने किसी को पेमेंट किया, उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिला, तो आपका क्या हो गया? लॉस। आपने किसी को पेमेंट किया, बेनिफिट इमीडिएट मिल गया, फ्यूचर में नहीं मिलेगा, बस उसी समय के लिए, क्या हो गया? एक्सपेंस। पेमेंट किया, बेनिफिट फ्यूचर में भी मिलेगा, क्या हो गया? एसेट। ये एसेट, एक्सपेंस और लॉस, ये जो तीन टर्म है, इन तीनों का आपस का संबंध, इन तीनों का आपस का कनेक्शन समझ में आए क्या? यस और नो? कुछ बात समझ में आ रही सभी को? एसेट का मतलब हमने देखा, एसेट के कुछ एग्जांपल्स देखे थे, उसके बाद और क्या देखा था मैंने? कैपिटल। ये ऑलरेडी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था मुन्ना, सब लोग प्लीज ध्यान देना। कैपिटल यानी इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर इन द बिजनेस विल बी कॉल्ड एज कैपिटल। ओनर का जो कुछ धंधे में इन्वेस्टमेंट है इन मनी और मनीज वर्थ, हम लोग उस इन्वेस्टमेंट को क्या बोलने वाले? कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल, ओनर ने अपने घर का पर्सनल जो टीवी था वो बिजनेस में ला करके लगा दिया। ये मेरे घर का टीवी था, ये टीवी मैंने यहाँ पे ला करके लगा दिया। अब मुझे एक बात बताओ, ये टीवी कितने का था जिस दिन मैंने धंधे में लाया? उस दिन ये टीवी था मान लो 50,000 रुपए का, तो हो गया मेरा बिजनेस में कैपिटल हो गया 50,000 का। तो क्या हुआ? पैसे नहीं लाए, पैसे के फॉर्म में टीवी तो लाए ना। कुछ बात समझ में आ रही है? यस और नो? ये टैबलेट मेरा पर्सनल था, ऑलरेडी ये बिजनेस स्टार्ट करने के पहले मैं टैबलेट खरीद के रखा था, अब ये पर्सनल टैबलेट मैंने कहां पे ला करके रख दिया? बिजनेस में। अब आज के बाद ये टैबलेट किस चीज के लिए यूज होगा? बिजनेस के लिए। तो ये भी क्या हो गया मेरे लिए? कैपिटल। सो ओनर, वापस सुनना बेटा, ओनर जब कभी भी धंधे में अपने जेब से कुछ लेकर के आता है इन मनी और मनीज वर्थ, तो उस इन्वेस्टमेंट को गाइस हम लोग प्यार से क्या बोलने वाले? कैपिटल। सो कैपिटल इज नथिंग बट एन इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर इन द बिजनेस। यस और नो? उसी को हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? कैपिटल। वो इन्वेस्टमेंट पैसों में भी हो सकती है और इन मनीज वर्थ भी हो सकती है। आ रही बात समझ में? पक्की बात। जहां भी किसी को डाउट है ना, वहां पे आपने डाउट पूछना है, और जिस दिन कोई बच्चा ऐसा डाउट पूछ लेगा जिसका मुझे जवाब नहीं आएगा, उसको 5,000 रुपए एक का कैश प्राइज मिलने वाला है। कितने का कैश प्राइज मिलेगा? 5,001 रुपीज का। आज तक पिछले 12 सालों में कभी जरूरत नहीं पड़ी। देखते हैं शायद इस बैच में डेफिनेटली मैं किसी एक क्या कहते हैं होशियार बच्चे को 5,000 एक का प्राइज दूं। तो आप लोगों ने क्या करना है? हर दिन ऐसा डाउट ढूंढ के लाने की कोशिश करना है कि आज तो मैं सर को हरा के रहूंगा या हरा के रहूंगी। यस और नो? उस बहाने आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी। कुछ बात समझ में आ रही क्या? नहीं, मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, हंस क्या रहे हो? सीरियसली, ठीक है? आ जाओ। उसके बाद तीसरी टर्म, और क्या बताया था कल मैंने लास्ट लेक्चर में? कैपिटल एक्सपेंडिचर।
मजे लेते ना बच्चे मेरे जबरदस्ती। ये अल्पना तो जबरदस्ती कुछ ज़्यादा ही मजे ले रही है 2 दिन से, देख रहा हूँ मैं। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर बेसिकली क्या है बता, जानवी तू बोल। money invested, money which is याद आएगा आएगा, करो करो। एसेट खरीदने से लेके रेडी फॉर यूज करने तक, या फिर आसान भाषा में जानवी की लैंग्वेज में, और इन नेसेसरी एक्सपेंसेस इनकर्ड टू ब्रिंग दैट एसेट टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन। असेट खरीदने से लेके रेडी फॉर यूज करने तक ऑल नेसेसरी एक्सपेंसेस विल बी योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। यस और नो, कुछ बात समझ में आ रही क्या? पक्की बात। और इतना ही नहीं, ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द असेट, जब भी आप असेट के लिए एक्सपेंस इनकर करते हो, उस एक्सपेंस की वजह से अगर असेट की कैपेसिटी कैपेबिलिटी इंप्रूव होती है तो वो एक्सपेंस भी क्या बन जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। बेस्ट एग्जांपल, ऑलरेडी एक 10 साल पुरानी मेरी बिल्डिंग है, 5 फ्लोर की, 5 माले की, मैंने ऊपर 2 फ्लोर और बनाए, बराबर है। 10 साल पुरानी बिल्डिंग है, मतलब ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द असेट मैंने 2 फ्लोर और बनाए ऊपर। बताओ, वो 2 फ्लोर बनाने का खर्चा लगा 20 लाख रुपए। क्या उस 20 लाख की वजह से उस असेट की कैपेसिटी कैपेबिलिटी इफिशियंसी परफॉर्मेंस कुछ बढ़ा? यस, 5 फ्लोर की जगह 7 हो गए, बढ़ गई ना कैपेसिटी। मतलब खेल खत्म। वो 2 फ्लोर बनाने के लिए जो 20 लाख का खर्चा किया ना मैंने बिल्डिंग नाम की एसेट पे, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है और वो बिल्डिंग की वैल्यू में ऐड हो जाएगा। सर अगर रेवेन्यू एक्सपेंस होता तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाके मरेगा, और कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो जिस असेट के लिए आपने वो कैपिटल एक्सपेंस इनकर किया उस असेट की वैल्यू में ऐड हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही सभी को? पक्की बात। यहां तक किसी को कोई डाउट? उसके बाद और कौन सा खर्चा दिखा था? और एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस को ही प्यार से रेवेन्यू एक्सपेंस कहते हैं, लिख लो। एक्सपेंसेस का ही अगला नाम क्या है बेटा? रेवेन्यू एक्सपेंस। लिखा था क्या आपने? लिख लो। एक्सपेंसेस को ही प्यार से हम लोग क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंस। ऑल सेट? लिखा? रेवेन्यू एक्सपेंस का मतलब बताओ। ऐसे पेमेंट्स या ऐसे आउटफ्लोज जो बिजनेस को रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करते हैं या बिजनेस में उससे इमीडिएट बेनिफिट मिलता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने मेरे एम्प्लॉय को जनवरी मंथ का सैलरी दिया, उसका बेनिफिट कब तक मिलेगा? जनवरी मंथ तक। फरवरी का सैलरी दिया, फरवरी तक। प्रिंटिंग स्टेशनरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पेट्रोल, फ्यूल, पावर, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंस के एग्जाम्पल है। ये बात समझ में आई क्या सभी को? पक्की बात। यहां तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो आ जाओ बेटा। उशीर केलर है बड़ा, आ जाओ बैठो बैठो। वो इनसे भी बात कर लेना एक बार, अंजलि से। चलो, ये 4 चीजें हमने लिखवा करके दी थी लास्ट लेक्चर में, राइट? अभी ध्यान से सुनना सब लोग। लिखो बेटा 5th नंबर वाला आइटम लिखना है सभी ने। लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज यानी क्या होता है? लाइबिलिटीज 2 पेज की जगह छोड़ देना, बस तीसरे पेज से लिखना शुरू करना। बोल जानवी। लाइबिलिटीज ट्राई कर। जो हमारे पैसे कम करते हैं या फिर हमें रिटर्न्स नहीं देते हैं। जो रिटर्न्स नहीं देते, ओके। हाँ अल्पना? Opposites of assets. ओके, अपोजिट्स ऑफ एसेट्स। ये बड़ा प्यारा आंसर था, अपोजिट्स ऑफ एसेट्स इज करेक्ट आंसर। हाँ बोलो, ट्राई करो। लाइबिलिटीज जैसे आता है, गलत हुआ चलेगा। लाइबिलिटी जैसे कभी आपके पापा मम्मी से आपने ये वर्ड सुनो? हाँ, इट्स लाइक अ लोन, बिल्कुल सही जवाब। और कोई और ट्राई करो। बोल बोल, कभी मम्मी पापा से जवाब सुना होगा लाइबिलिटी? बोलो बेटा लाइबिलिटी। वेदांत? लाइबिलिटीज जैसा था, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, मारवाड़ी, गुजराती और थोड़ी सी पंजाबी। ज़्यादा आती नहीं मेरे को पंजाबी लैंग्वेज। हाँ हाँ बोलो बोलो। खर्चे देना बाकी है तो लाइबिलिटी है। अच्छा, लाइबिलिटी यानी आसान भाषा में, अल्पना मुझे भी बोलना है, ऐसे मतलब अकेले अकेले बात करोगे तुम दोनों। बोलो बोलो। तो आप लाइबिलिटी का जवाब दे रहे थे उसको? अच्छा, मुझे लगा आप उसको अकेले में जवाब दे रहे हो। ठीक है। लाइबिलिटीज आर द फिनेंशियल ऑब्लिगेशंस ऑफ द बिजनेस। मतलब जो भी मेरी उधारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने क्या बोला? लाइबिलिटीज आर द फिनेंशियल ऑब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी। कभी कभी आपके मामा पापा आपको बोलते होगे ना कि ये तेरी जिम्मेदारी है, ये तुझे करना है। समझ में आया क्या?
तो आप जैसे कभी कभी अपने आप से बोलते होंगे ना कि ये काम कौन करेगा, मैं नहीं तो कौन बे, ये मेरी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी मतलब मेरे लिए ऑब्लिगेशन, लाइबिलिटी। बट हम लोग क्या यहाँ पे वो वाली ऑब्लिगेशंस की बात कर रहे हैं क्या, कि आपने आपके भारत के राष्ट्र ध्वज का मान रखना चाहिए, ये आपकी लाइबिलिटी है। इधर उधर थूकना नहीं चाहिए, ये आपकी लाइबिलिटी है। आपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ये आपकी लाइबिलिटी है। बट क्या मैं इन लाइबिलिटीज की बातें कर रहा हूं यहाँ पे? नो, ये सारी सोशल ऑब्लिगेशंस है। बट मैं यहाँ पे कौन सी ऑब्लिगेशंस की बात कर रहा हूँ? फिनेंशियल ऑब्लिगेशन। यस और नो? सो लिखो एक सेंटेंस में प्यार से, लाइबिलिटीज आर द, लिखो बेटा ऐसे, आर द फिनेंशियल, लिखना है मुन्ना सभी ने, फिनेंशियल ऑब्लिगेशंस ऑफ द बिजनेस। Liabilities are the financial obligations of the business. लिखो बेटा, liabilities are the financial obligations of the business. एग्जाम्पल मुझे कौन दे पाएगा? एक एग्जाम्पल ऑलरेडी दे दिया है सानिका ने, लोन्स। और कोई एग्जाम्पल? सोचो सोचो, ट्राई करो। एग्जाम्पल लिख देता हूं, बैंक लोन और एनी, ध्यान से सुनना, मैंने अभी बताया था ना, एक्सपेंस पेएबल और एनी अमाउंट पेएबल। पेएबल के नीचे ब्रैकेट में जिसको मालूम नहीं लिख लो, देना बाकी। पेएबल माने क्या होता है? देना बाकी। जैसे मैंने किराना दुकान से सामान उधारी में लाया 500 रुपए का, अब मुझे उस किराना दुकान वाले को 500 रुपए देना पड़ेगा, राइट? तो 500 इज माई लाइबिलिटी। ये बात समझ में आ रही क्या? सो 500 इज माई लाइबिलिटी। मैंने बैंक से 10 लाख रुपए का लोन लिया, मुझे क्या वो लोन चुकाना होगा? क्या मुझे वो लोन वापस करना होगा? जी हाँ। सो 10 लाख जो अमाउंट पेएबल है ना, जो मुझे वापस देना है बैंक को, वो क्या है? मेरी लाइबिलिटी। कुछ बात समझ में आ रही है क्या? अभी जो मैंने आप लोगों से जो फीस ली है, जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता है, वो फीस मेरे लिए एक प्रकार से लाइबिलिटी हो गई। यस और नो? बट रियल लाइफ के अंदर में ऐसी अकाउंटिंग होती नहीं है। रियल लाइफ के अंदर में एक बार फीस लेने के बाद डायरेक्टली काफी सारे क्लास वाले इसको क्या बोल देते हैं? इनकम। बट मैं ये मानता हूं कि अगर बच्चों से फीस ली तो जिस दिन तक सिलेबस नहीं होता है ना, उस दिन तक वो फीस मेरे लिए क्या रहनी चाहिए? लाइबिलिटी। और आपको लोगों के लिए क्या होनी चाहिए? एसेट। यस और नो? हाँ, जिस दिन आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब मैं बोलूंगा कि अब वो मैंने पैसा कमा लिया। कुछ बात समझ में आ रही सभी को? सो लाइबिलिटीज आर द फिनेंशियल ऑब्लिगेशंस ऑफ द बिजनेस। फॉर एग्जांपल बैंक लोन, सैलरी पेएबल, वेजेस पेएबल, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेएबल, और आसान भाषा में एनी एक्सपेंसेस पेएबल और एनी अमाउंट पेएबल। पेएबल का मतलब होता है देना बाकी। यस और नो? रिसीवेबल का मतलब क्या होता है? लेना बाकी। ऊपर हेडिंग में कहीं तो भी लिख के रख लो, RECEIVABLE। रिसीवेबल का मतलब क्या होता है? लेना बाकी। पेएबल देना बाकी। चलो लिख लिया बेटा सभी ने? लायबिलिटीज के बाद है डेटर्स। डेप्टर नहीं बोलना, डेटर। ठीक है, डेटर्स। चलो फटाफट से बताओ तो, डेटर्स का मतलब क्या है? हाँ, क्या होते हैं डेटर्स? जिन्हें पैसा देना होता है। मतलब हम उनको पैसा देंगे। अच्छा, वो हमें पैसा देंगे। हाँ बोल बेटा। हाँ बराबर है, जो हमारे कर्जदार है, हमें जिनसे पैसे लेने हैं। और जो आपने पहले बोला था वो क्या हो गए? क्रेडिटर्स। यस और नो? सो डेटर्स यानी हर वो पार्टी या पर्सन जिससे मुझे इन फ्यूचर मनी और मनीज वर्थ में कुछ लेना है। मैंने बाहुबली को उधारी में माल बेचा, नाउ बाहुबली इज माई डेटर। मैंने शिवगामी को उधारी में माल बेचा, शिवगामी इज माई डेटर। मैंने कटप्पा को पैसे उधार दिए 5,000 रुपए, अब मुझे उससे 5,000 लेने हैं, नाउ कटप्पा इज ऑल्सो माई डेटर। हर वो पार्टी या पर्सन जिससे मुझे इन फ्यूचर मनी और मनीज वर्थ में पैसे लेना है। यस और नो? क्लियर है? तो लिखो बेटा फिर डेटर्स के आगे, पार्टी और पर्सन। पार्टी मतलब वो शुक्रवार शनिवार वाली नहीं, पार्टी और पर्सन फ्रॉम whom amount is receivable in future। हर वो पार्टी या पर्सन जिससे मुझे इन फ्यूचर मनी और मनीज वर्थ में लेना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बाहुबली को 5,000 रुपए का माल उधारी में दिया, अब उससे मुझे 5,000 लेना है, सो बाहुबली इज माई डेटर।
जिस किसी से मुझे मनी और मनीज वर्थ में इन फ्यूचर कुछ लेना है वो सब मेरे लिए डेटर है। कुछ बात समझ में आ रही सभी को? पक्का? उसके बाद लिखो आगे क्रेडिटर्स। लिखो बेटा फटाफट से क्रेडिटर्स। ऑल्सो लिखा क्रेडिटर्स यानी क्या? अपोजिट ऑफ द डेटर्स। यस और नो? सो क्रेडिटर यानी पार्टी और पर्सन टू whom अमाउंट इज पेएबल। लिखो एनी पार्टी और एनी पर्सन टू whom, जिसे, टू whom का मतलब क्या होता है? जिसे, है ना? टू whom अमाउंट इज पेएबल। हर वो पार्टी या पर्सन जिससे मुझे इन फ्यूचर, जिसे मैं इन फ्यूचर पैसे देने वाला हूं। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मैंने 5 लाख रुपए का लोन लिया, सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को मैं 5 लाख लौटाने वाला हूं, सो एसबीआई मेरी क्या हो गई? क्रेडिटर। मैंने जानवी से 5,000 रुपए उधार लिए, मुझे जानवी को 5,000 रुपए रिटर्न करना होगा, सो जानवी इज माय क्रेडिटर। मैंने सानिका से कुछ सर्विस लिया, मान लो उसका फूड का बिजनेस है, मैंने उससे माल उधारी में खरीदा, मैंने बोला जानवी केक, सॉरी सानिका मुझे केक बना करके दे। सानिका ने बोला 2,000 रुपए का केक है, मतलब ठीक है ना, इतना तो भरोसा है तेरे को, मैं 2,000 बाद में दे दूंगा। उसने मुझे मस्त एक केक बना करके दे दी मेरे बर्थडे का, अब मुझे 2,000 रुपए उसे देना है ना, सो वो भी क्या होगी? मेरी क्रेडिटर। हर वो पार्टी या पर्सन जिससे मैं इन फ्यूचर मनी और मनीज वर्थ में कुछ देने वाला हूं, तो पार्टी या पर्सन मेरे लिए क्या हो गए? क्रेडिटर। कुछ बात समझ में आएगा सभी को? यस और नो? चल थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, उसके बाद लिखो जल्दी जल्दी से लॉसेस। बोलो बेटा लॉसेस, एनीबॉडी? नुकसान जिसका रिटर्न नहीं आएगा, ठीक है, या रिटर्न नहीं आया, और कोई ट्राई करो। लॉस जितना पैसा हमने इन्वेस्ट किया था उससे कम आया। उससे कम आया, ठीक है, और कोई? लॉस, सही जा रहे हैं सब लोग? लॉस इज लॉस, नुकसान, बिल्कुल सही है। और आग लग गई, माल जल गया, लॉस ड्यू टू फायर। भूकंप आ गया, माल जमीन के नीचे चला गया, असेट जमीन के नीचे चलेगी, कैश जमीन के नीचे चलेगी, मशीन जमीन के नीचे चलेगी, लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक। चोरी हो गया, लॉस ड्यू टू थेफ्ट। यस और नो? सो या फिर मैं आसान भाषा में ऐसा बोल सकता हूं, पेमेंट या आउटफ्लो तो हुआ बट उसका कोई बेनिफिट नहीं मिला, ना आज मिलेगा ना फ्यूचर में मिलेगा, तो हम लोग उसे क्या कहते हैं? लॉस। यस और नो? सो लिख लो यहां पे पेमेंट और आउटफ्लो बट नो बेनिफिट, बट उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। पेमेंट या आउटफ्लो तो हो रहा है बट उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो हम लोग उसे क्या बोल देंगे प्यार से? लॉस। एग्जाम्पल लिखो इसका, लॉस ड्यू टू फायर, लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, लॉस ड्यू टू थेफ्ट, एक्सेट्रा। डन? लिखा मुन्ना सभी ने? चले आगे। उसके बाद इनकम। इनकम क्या होता है बताओ जल्दी जल्दी से? मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, 12th स्टैंडर्ड का बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी वाला सब्जेक्ट हमारा चल रहा है। हम लोग अभी बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स देख रहे हैं, राइट? और बेसिक्स एक बार देखते ही मैं आपको ये बताऊंगा तुरंत के तुरंत, आज के आज ही हम लोग ये देखेंगे हाउ टू डील विद डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट होता क्या है, कहाँ से पैदा हुआ, क्यों आया आपके जीवन में शनि बन के, यस और नो, इसके फायदे क्या है, और हम लोग क्या दुनिया का, इस ब्रह्मांड का हर एक ट्रांजैक्शन डेबिट क्रेडिट की मदद से रिकॉर्ड कर सकते हैं? जी हाँ। वो कैसे करेंगे वो एक बार आपको बताऊंगा, और उसके बाद हम लोग तुरंत के तुरंत स्टार्ट करेंगे आपका पार्टनरशिप अकाउंट। यस और नो? डन? सो ध्यान देना सभी ने। इनकम यानी क्या होता है? एनीबॉडी ट्राई करो। पैसे आना है, ठीक है, हाँ, इनकम यानी पैसे आना है, ठीक है, बिल्कुल सही। और कोई? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए जो उसे ऑडिट फीस मिलती है वो उसके लिए क्या है? इनकम। मैंने अगर मेरी कोई प्रॉपर्टी रेंट से दिया तो उससे जो रेंट मुझे मिल रहा है, इनकम। रेंट अगर दे रहा हूं तो खर्चा, एक्सपेंस, रेंट मिल रहा है तो इनकम।
इंटरेस्ट ब्याज दे रहा हूं तो खर्चा, इंटरेस्ट या ब्याज मिल रहा है तो इनकम। कुछ बात समझ में आ रही सभी को? जैसे बेस्ट एग्जांपल अगर मैं बोलूं इनकम का तो क्या रहेगा? सेल। बेस्ट एग्जांपल क्या है इनकम का? सेल। माल बेचना सेल, इनकम, इंटरेस्ट मिलना इनकम, रेंट मिलना इनकम, कमीशन मिलना इनकम, डिस्काउंट मिल रहा है इनकम। कुछ बात समझ में आ रही सभी को? वही अगर मैं इंटरेस्ट दे रहा हूँ, कमीशन दे रहा हूँ तो सब क्या हो जाएगा मेरे लिए? खर्चा। सैलरी दे रहा हूँ, खर्चा। सैलरी मिल रही है तो इनकम। कुछ बात समझ में? हाँ, डिस्काउंट मिलता है ना तो इनकम हो गया मेरे लिए। क्यों मिलेगा नहीं डिस्काउंट? मैं मान लो मेरे सप्लायर के पास गया, उसको मैंने बोला मुझे इसके 50 पीस चाहिए। उसने बोला एक पीस 1,000 रुपये का, 50 पीस 50,000 के। मैंने बोला भैया 50,000 नहीं, 45,000 में दे रहा है तो दे। उसने बोला ठीक है साहब, मैं आपको 5,000 का डिस्काउंट देता हूँ। तो बताओ मुझे 50,000 की चीज़ कितने में मिली? 45 में। 5,000 का मुझे क्या मिला? डिस्काउंट। यस और नो? तो डिस्काउंट जो मिलता है वो हम लोग कहाँ लिखेंगे? अभी नहीं बताऊंगा, है ना? अगर बता भी दिया तो काफ़ी बच्चों को पीएनएल अकाउंट पता नहीं है। जो बच्चों को पता नहीं है डोंट वरी, 1-2 दिन में समझ में आ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में। कैसे? क्यों नहीं हुआ? बोलो। 50,000 की चीज़ आई ना, चीज़ कितने की आई? 50 की, और पैसे कितने दिए? 45। चीज़ कितने की आई? 50,000 की, और पैसा दिया कितना? 45। तो 5,000 का आपको मजीद वर्थ में मिला ना? क्या बोले? अच्छा, तो फिर बताओ मुझे, आप लोगों से जो मैं फीस ले रहा हूँ वो भी तो मेरे लिए फिर सेविंग ही हो गया एक प्रकार से। क्यों? अच्छा, सेविंग और इनकम में क्या फर्क है बताओ? सेविंग्स इज द मनी लेफ्ट आफ्टर पेइंग एक्सपेंसेस। ओके, तो एक्सपेंसेस पे करने के लिए जो पैसा आता है वो कहाँ से आएगा? इनकम से। तो इनकम का वो हिस्सा जो मैंने बचा के रखा उसको सेविंग बोलते हैं। ये जो 50,000 की चीज मुझे 45,000 में मिली, ये 5,000 सेविंग नहीं हुआ, ये 5,000 का मुझे डिस्काउंट मिला। हाँ, अब होता क्या है, जनरली हम लोग जब कोई मार्केट से दुकान से सामान खरीदने जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि हमने 5,000 बचा लिए, और बचा लिए तो बच्चों को बचपन से मालूम है बचाना मतलब क्या? सेविंग। नो, तो ये सेविंग नहीं हुआ, ये मेरे लिए क्या हो गया? मुझे डिस्काउंट मिला। मुझे वर्थ कितनी मिली? 50 की, और मेरे पास से पैसे कितने गए? 45,000। 5,000 का मुझे क्या मिला? डिस्काउंट। तो फिर अगर डिस्काउंट मिलना ये सेविंग है तो डिस्काउंट देना ये क्या है? लॉस। फिर एक्सपेंस ना। हाँ, तो डिस्काउंट दे रहा हूँ वो एक्सपेंस है, डिस्काउंट मिल रहा है वो क्या रहेगा? इनकम। और जो भी मुझे डिस्काउंट मिलता है वो मैं कहाँ पे लिखता हूँ? पीएनएल के क्रेडिट में, क्योंकि मेरे लिए वो इनकम है। डोंट वरी, जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा ना तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जितने भी आइटम आते हैं वो क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, मैं आपको बताऊंगा। जैसे एक बच्ची ने अभी बोला कि सर ये मान लो, एक ध्यान देना बेटा, ये मैंने एक लैपटॉप परचेस किया मेरे बिजनेस पर्पज़ के लिए, राइट? ये लैपटॉप की कीमत कितनी है? 50,000। और ये लैपटॉप मैंने खरीदा कितने में? तूने कैमरा हिला है? कैमरा हिला है क्या? नहीं ना? हाँ, मुझे कितने में मिला? फॉर 45,000। 50,000 की चीज़ मुझे 45,000 में मिली। बता मेरे पास वैल्यू कितनी आई? 50,000। बोल मैंने पैसा दिया कितना? बता मेरे लिए कितने का फ़ायदा हो गया? बस यही मेरी इनकम है। बट आपने अगर 50K का लैपटॉप है तो आपने 50K साइड में रखा रहेगा ना लैपटॉप के लिए। नहीं, मेरे पास 45K ही था, 50K था ही नहीं। मैं बड़ा गरीब आदमी था, मेरे पास 45,000 ही थे, मैंने 50K साइड में ही नहीं रखा। मेरे पास टोटल 45,000 ही थे, और 45,000 की वर्थ में मुझे कितने का सामान मिला? 50,000 का। बोल मेरा फ़ायदा कितने का हो गया? 5,000 का। तो ये फ़ायदा नहीं बोलेंगे इसको, फ़ायदा बोल दिया तो मेरा क्या धंधा है क्या है लैपटॉप कम में खरीदना? नो, इसको फ़ायदा बोलने से अच्छा हम लोग क्या बोलेंगे? इनकम हो गई मेरी। और मेरी इनकम कितने की हुई यहाँ पे? 5,000 की। यस और नो? या फिर एक काम कर सकते हैं, अगर किसी को इनकम बोलना इसको अच्छा नहीं लग रहा है कि सर नहीं ना इसको इनकम मत बोलो, 5,000 का यहाँ पे जो फ़ायदा हुआ, तो एक काम करो फिर ऐसा बोलो सबको कि लैपटॉप हमने कितने का खरीदा? 45K का, और पैसे भी हमने कितने दिए? 45K। ऐसा बोल दो। अगर ऐसा बोलेंगे तो हर कोई क्या बोलेगा? सर लेकिन लैपटॉप की प्राइस तो 50,000 है। कुछ बात समझ में आई क्या? तो वही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके पास 50,000 की चीज़ आई और आपने दिए कितने? मात्र 45,000। तो आपको 5,000 का क्या हो गया? एक्स्ट्रा का फ़ायदा हो गया। सेविंग बोलने से अच्छा हम लोग क्या बोलेंगे? फ़ायदा हुआ। फ़ायदा हुआ यानी मेरे लिए क्या हो गई? वो इनकम हो गई। जैसे बोलते हैं ना एवरी पेनी सेव्ड,
इज एवरी पेनी अर्नड, तो ये मेरे लिए अर्निंग हो गई, यस और नो, 5000 की। या फिर दूसरा गावरान तरीका, सबको ऐसे ही बताओ कि लैपटॉप ही 45,000 का है। ये आपने बोला मेरे पास 45K ही था। हाँ हाँ, बरोबर है। तो लैपटॉप भी आपको 45K में ही मिला है। हाँ 5K का इनकम कैसे हुआ? लैपटॉप 50,000 का ही है। बट हाउ डज इट मैटर? आपके पास 45K ही था ना। हाँ नहीं, एक काम करो, मेरे पास अब 45 भी नहीं है, 40,000 ही है। एक बच्ची ने सवाल पूछा है, ध्यान से सुनना, मेरे पास 45 भी नहीं, मेरे पास 40,000 ही है। और ये लैपटॉप कितने का मालूम है? ये 70,000 रुपये का लैपटॉप है। अब सामने वाले दुकानदार ने बोला कि चलो मैं आपको अभी के अभी खरीदते हो, कैश देते हो, तो मैं 70,000 का लैपटॉप आपको 40 में देता हूँ। मेरे पास कितने हैं? 40 ही है, और 40 के ऊपर 1 रुपया भी नहीं है मेरे पास में। चल अभी ध्यान से सुन, बोल मेरे पास लैपटॉप कितने का आया? वेरी गुड, लैपटॉप अकाउंट डेबिट 70,000 रुपये। बोल मुझे मैंने पैसे कितने दिए उसको? वेरी गुड, कितना दिया? 40,000। बोल मुझे डिस्काउंट कितना मिला? अरे बोल भी नहीं रही है तो। ये क्या है मेरे लिए? इनकम। ये क्या हुआ? कैश आउटफ्लो हो गया। और चीज़ कितने की आई? एसेट कितने की आई? 70,000 की। हाँ अभी हो गया। इनकम हो गया, बट आई एम नॉट गेटिंग कि अभी वो लैपटॉप 70 का है बट आपने दिया 40। 40 के, तो 30 मेरे बच गए ना। आपके पास एक्स्ट्रा किधर? आपके पास है ही नहीं ना एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा क्या नहीं है? अच्छा बच्चे नहीं पैसे। ओ हो, नाउ आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। ये बच्ची बोल रही है कि सर इनकम हुआ तो, भारत के कुछ बच्चों के दिमाग में ऐसी कल्पना है, इनकम हुआ तो हाथ में पैसा आना चाहिए, ऐसा सोचते हो क्या आप लोग? हाँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अकाउंटिंग हम लोग अक्रूवल बेसिस पे करते हैं, ड्यू बेसिस पे करते हैं। यहाँ पे तेरे हाथ में पैसा नहीं आया, इनकम हुई है, पैसा नहीं आया, लेकिन पैसे की कीमत में एक चीज़ आई है, 30,000 का लैपटॉप का वो वाला हिस्सा जिसके लिए तूने पैसे ही नहीं दिए, वही तेरी इनकम है। इनकम मतलब हर बार क्या पैसे में ही होती है क्या? मनीज वर्थ में नहीं हो सकती। हम लोग पहले दिन से क्या देख रहे हैं? ट्रांजैक्शन में सिर्फ मनी देखते हैं और मनीज वर्थ भी देखते हैं। तो यहाँ पे तेरी इनकम हो गई ना 30K की। अच्छा तू ये पूछ रही है सर इनकम हुई तो 30K है किधर, ये पूछना चाह रही है क्या? वो 30K इसके अंदर में है, देख। लैपटॉप कितने का था टोटल? इसमें से तूने 40,000 दे दिए। 30,000 का लैपटॉप का वो वाला पोर्शन, उसके लिए तूने पैसे नहीं दिए, वो तो तुझे फ्री में मिला ना। तो यहाँ पे 30,000 की इनकम तेरे पास CASH कैश के फॉर्म में नहीं है, लैपटॉप के फॉर्म में है। कुछ बात समझ में आ रही है यहाँ पे? अरे बाबा मनीज वर्थ, हर बार इनकम हुई मतलब ये नहीं रहेगा कि तुम्हारे पास पैसे आने ही वाले हैं। हर बार इनकम होना मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पास हार्ड कैश रहेगी। कुछ बात समझ में आए क्या? तो यहाँ पे 70,000 का लैपटॉप मैंने कितने में लिया? 40,000 में। 30,000 का मुझे क्या मिला? डिस्काउंट। डिस्काउंट मिला मतलब क्या? उस 30,000 रुपये है, कितने का? 30,000 का डिस्काउंट मिला है ना। तो 30,000 के तुझे हार्ड कैश देगा क्या वो? मतलब दुकानदार पागल है क्या? ये ले बेटा 70,000 का लैपटॉप भी लेके जा और ये ले 30,000 का डिस्काउंट का इनकम भी लेके जा। नो, उसने तुझे लैपटॉप का प्राइस कम कर दिया, तो वो ही तेरी क्या हो गई? इनकम। और ये बच्ची सोच रही है कि सर इनकम हुई यानी वो 30,000 किधर है? यस और नो? वो 30,000 कहाँ पे है? लैपटॉप में घुसे पड़े। यस और नो? सो आसान भाषा में 70,000 की चीज तुझे कितने में मिली? 40 में। तो 30,000 का जो लैपटॉप वाला जो पोर्शन है जिसके लिए तूने पैसे दिए नहीं, वो तुझे फ्री फंड में श्रीखंड मिल गया। यस और नो? और हर बार इनकम होना मतलब आपके पास कैश रहेगी ऐसा जरूरी नहीं है। चल मैं एक और तुझे एग्जांपल देता हूँ। ये मैंने जानवी को उधारी में माल बेचा है, जानवी अकाउंट डेबिट 10,000 रुपये टू सेल अकाउंट, ठीक है? 10,000। बता किधर है यहाँ पे 10,000? बोल किधर है? 10,000 तो आए नहीं मेरे पास। इनकम हुई क्या 10,000 की? बोलना, इनकम हुई नहीं 10,000 की? ये सेल क्या है फिर? सेल इनकम ही है ना। 10,000 की इनकम हो गई ना। किधर है 10,000? बता, तू मुझे जवाब दे, किधर है? पैसे तो आए नहीं मेरे पास, पैसे जानवी में घुसे पड़े हैं। जैसे पैसे ऊपर किस में घुसे पड़े थे? लैपटॉप में। तो इस बार पैसे मुझे किससे लेने हैं? जानवी से। लैपटॉप मेरे लिए क्या था? एसेट। जानवी भी यहां पे मेरे लिए क्या है? एसेट। इस एसेट को प्यार से आप लोग डेटर बोलते हो। जानवी से पैसे लेने हैं ना मुझे, यस और नो? तो हर बार इनकम होना मतलब ऐसे सामने हार्ड कैश नहीं रहेगी। कुछ बात समझ में आई क्या? थोड़ा बहुत 2% समझाना 100 में से, मोर देन सफिशियंट। आ जाओ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसके अंदर में।
पुनः ध्यान से देखना, इनकम यानी ऑपरेटिंग, लिखो ऑपरेटिंग रिसीट्स ऑफ द बिजनेस। एग्जाम्पल लिखना बेटा इसके, सेल। और अल्पना के लिए एक बात बोल रहा हूं, सेल मतलब कैश सेल नहीं रहेगा, क्रेडिट सेल भी चलेगा। जरूरी नहीं है कि इनकम हार्ड कैश में आती है, इनकम नहीं भी आई, ड्यू भी हो गई तो भी चलेगा। जैसे मैंने अल्पना को 10,000 का माल उधारी में बेचा, तू बता तूने मुझे पैसे अभी तक दी, बट फिर भी मेरी इनकम हो गई 10,000 की, लेना बाकी है, तुझसे लेना बाकी है, ड्यू है, तुझ पे वो पैसा ड्यू है, बरोबर है क्या? सो लिख लो सेल, उसके बाद रेंट, इनकमिंग रेंट लिखो। बट अगर वो बैड डेटर रही तो वो तो बात की बात है, वो अलग ट्रांजैक्शन है, लूंगा ना अभी। बैड डेट अगर है तो लॉस, ये लो एक और एग्जांपल लिख लो लॉस का, बैड डेट्स। इनकमिंग रेंट, इनकमिंग डिस्काउंट, इनकमिंग कमीशन, बरोबर है क्या? इनकमिंग इंटरेस्ट, आने वाला इंटरेस्ट, जाने वाला इंटरेस्ट होता तो क्या हो जाता? एक्सपेंस। आने वाला इंटरेस्ट है तो क्या हो जाएगा बेटा? इनकम। डन? लिखा क्या सभी ने? उसके बाद नेक्स्ट क्या क्या चीजें होगी बताओ? एसेट हो गया, कैपिटल हो गया, एक्सपेंस हो गया, लाइबिलिटीज हो गया, डेटर्स, क्रेडिटर्स, लॉसेस, इनकम। अब लिखो गेन। अल्पना का डाउट वापस आ सकता है। चलो मुन्ना, इनकम और गेन की अकाउंटिंग एकदम सेम है, पहली बता देता हूं, बरोबर है, बट हम लोग यहाँ पे बेसिक टर्म्स देख रहे हैं इसलिए मीनिंग समझना जरूरी है। इनकम और गेन में फर्क बता देता हूँ। इनकम के लिए हार्डवर्क करना पड़ता है, गेन बैठे बिठाए हो जाता है बगैर हार्डवर्क के। क्या बोले बेटा? किसके लिए? जो डिस्काउंट मिला, नो डेफिनेटली उसके लिए हमने मेहनत की है, लैपटॉप के लिए कुछ तो पैसा दिया है, जो भी पैसा दिया है, हाँ बोल सकते हैं ना, इसलिए हमने पहले लिखवा के दे दिया कि इन दोनों की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम है। काफी सारी किताबों में इनकम और गेन के अंदर में कोई डिफरेंस ही नहीं बताया हुआ है, इनकम गेन को वो लोग सेम ही ट्रीट करते हैं, लेकिन जो कि मैंने आपसे वादा किया था कि डिटेल में बताऊंगा, इसलिए दोनों के बीच का फर्क समझ लो। गेन के लिए कोई हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं, बैठे बिठाए आपको फायदा हो गया गेन, जैसे कि बैठे बिठाए इस प्रॉपर्टी के रेट बढ़ गए, गेन। लॉटरी लग गई, गेन। यस और नो? सट्टा खेला था, उसमें पैसे जीत लिया, गेन, विदाउट हार्डवर्क, है ना। और इसके जानवी के लैंग्वेज में डिस्काउंट मिल रहा है, ये भी आप लोग क्या बोल सकते हैं इसको? गेन। नो, रेंट के लिए क्या होता है मालूम है क्या? आपने सबसे पहले उसके लिए प्रॉपर्टी परचेज की, आपने उसको रिनोवेट किया, टेनेंट ढूंढा, टेनेंट के साथ एग्रीमेंट किया, उसके लिए कुछ ना कुछ आपने वर्क किया हुआ है। लेकिन अगर मैं सिर्फ बात करूं, प्रॉपर्टी के भाव बढ़ गए, मार्केट वैल्यू बढ़ गई, वो मार्केट वैल्यू बढ़ने के लिए आपने कोई वर्क नहीं किया हुआ है, यस और नो। और सबसे ऊपर अगर इसके अंदर में कभी कंफ्यूजन आता है तो एक चीज ध्यान रखना, इनकम और गेन की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट 100% कैसी है? सेम है। और काफी सारी किताबों में इनकम और ब्रैकेट में क्या लिख देते हैं वो लोग? गेन्स, बरोबर है। बट दोनों के बीच का हेयरलाइन डिफरेंस क्या है? हल्का सा फर्क है, बस गेन विदाउट हार्डवर्क, इनकम विथ हार्डवर्क, यस और नो। जिसे माल बेचने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ती है, बरोबर है। मैंने किसी को पैसे ब्याज पे दिए, मैंने क्या किया? कस्टमर ढूंढा, उसको बैच पे पैसे दिए, कुछ हमारे रूल्स रेगुलेशन से साइन करवा के लिए। या फिर एक बात बताऊँ क्या, इनकम जो होता है वो मेरी ऑपरेटिंग रिसीट है, गेन ये मेरे नॉन ऑपरेटिंग आइटम होते हैं जनरली। तो इसमें तेरा वाला भी डाउट क्लियर हो जाएगा। मैंने जो लैपटॉप खरीदा वो मेरा ऑपरेटिंग आइटम है, और जो बैठे बिठाए प्रॉपर्टी के भाव बढ़ गए, ये तो मेरा धंधा भी नहीं है, बट फिर भी मुझे मिल गया। कुछ बात समझ में आए क्या? क्या बोले बेटा? सट्टा, सट्टा खेला तो वो तो मेरा धंधा भी नहीं है, बट ऐसे ही मैंने किसी मैच के ऊपर पैसे लगाए, मेरा मेरा प्रोफेशन किस चीज़ का है? टीचिंग का।
लेकिन मैंने एक प्रॉपर्टी लेकर के रखा था, वो प्रॉपर्टी के भाव बढ़ गए, तो वो क्या हो गया मेरे लिए गेन। मेरा क्या प्रोफेशन था क्या प्रॉपर्टी खरीदना बेचना? नो, बट फिर भी उसमें फायदा हो गया, यस। तो जनरली गेन जो होते हैं वो नॉन ऑपरेटिंग आइटम होते हैं, और जो इनकम होती है वो ऑपरेटिंग आइटम्स की वजह से होती है। जैसे मेरा प्रोफेशन है टीचिंग, तो मेरे लिए ऑपरेशंस क्या है? टीचिंग। किराना दुकान वाले के लिए ऑपरेटिंग आइटम्स या ऑपरेशंस क्या है? किराना माल खरीदना बेचना। बिल्डर के लिए ऑपरेशंस क्या है? लैंड खरीदना, बिल्डिंग बनाना, फ्लैट बेचना। यस और नो? सो गेन जो होता है वो नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की वजह से होता है, और इनकम जो होता है वो ऑपरेटिंग आइटम्स की वजह से होता है, राइट। तो अब वो तेरा वाला भी पॉइंट क्लियर हो गया। डिस्काउंट ये ऑपरेटिंग आइटम्स है मेरे लिए, तो उसके लिए मैंने डिस्काउंट को कहाँ पे लिखा? इनकम में। और बैठे बैठाए प्रॉपर्टी के भाव बढ़ गए, सट्टा लगाया जीत गया, लॉटरी विनिंग्स है, येस और नो। या फिर और आपका कोई ले लो, जैसे मान लो ये होते हैं ना वो ऑनलाइन लॉटरी, ऑनलाइन वो जो गेम होते हैं जैकपॉट, वो जीत गए, तो वो सब क्या हो गया आपके लिए? गेन। कुछ बात समझ में आई सभी को? तो गेन के वहाँ पे आगे लिखो रिसीट, ब्रैकेट में लिखना नॉन ऑपरेटिंग, ब्रैकेट में लिखना नॉन ऑपरेटिंग, विदाउट एनी हार्ड वर्क, रिसीट विदाउट एनी हार्ड वर्क। क्लियर? डन? ये आप लोगों को 12th के एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा बेसिक टर्म्स, लेकिन ये बेसिक टर्म्स अगर आपको पता नहीं है तो अकाउंटिंग में जरूर तकलीफ आएगी, राइट। उसके बाद एक और लिखो, ड्राइंग्स। ड्राइंग जाने क्या होता है बेटा? एनीबॉडी? पैसा विड्रॉ करना। और कोई? और कोई? हाँ अल्पना, ड्राइंग्स कहाँ से? बैंक से? बैंक से? बिजनेस से? बैंक से? जो बिजनेसमैन खुद के बिजनेस से, खुद के एक्सपेंडिचर के लिए, पर्सनल एक्सपेंडिचर के लिए जो बिजनेस से पैसा निकालता है। वेरी गुड। सो लिखो विड्रॉल ऑफ द, लिखो बेटा सब लोग, विड्रॉल ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाँ, हिज और हर, लड़की होगी तो हर ना, फॉर हिज और हर हाउस होल्ड और पर्सनल यूज। अच्छा जानवी, यहां पे सिर्फ पैसा नहीं आएगा, पैसे की कीमत में कुछ और भी विड्रॉ किया तो वो भी क्या हो जाएगा? ड्राइंग। सो ओनर जब कभी भी धंधे से अपने पर्सनल पर्पस के लिए कुछ विड्रॉ कर रहा है तो उस विड्रॉल को हम लोग प्यार से क्या बोलने वाले हैं? ड्राइंग। मान लो मेरा किराना शॉप है, मैं किराना शॉप पे जा रहा था, मेरी बीवी मुझे बोली अजी सुनते हो, आते आते घर के लिए 2 किलो शक्कर लेके आ जाना। तो मेरी किराना शॉप से मैंने मेरे घर के लिए 2 किलो शक्कर लेके चला गया, तो वो 2 किलो शक्कर भी क्या हो गई है? ड्राइंग्स। मेरे शॉप पे एसी लगाया हुआ था, वो एसी निकाल करके मैंने मेरे घर पे बेडरूम में लगवा दिया, तो वो एसी जो असेट मैंने बिजनेस से विड्रॉ की फॉर पर्सनल पर्पस, वो भी क्या हो गई? ड्राइंग। मेरे बच्चे की स्कूल की फीस के लिए बिजनेस से पैसे विड्रॉ किए, है ना, कोई स्कूल वूल में जाता नहीं है ना, ऐसी मन से एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो वो भी क्या हो गया? ड्राइंग। यस और नो? कुछ बात समझ में आ रही है क्या? क्लियर है? पक्की बात? चलो उसके बाद सो आप लोगों को कुछ बेसिक टर्म समझ में आई सभी को? ये लिखा सभी ने? लिखा बेटा? सब लोग लिख रहे हैं? अच्छा किसी का लिखना छूट गया, कोई पीछे रह गया, तो प्लीज़ बिंदास बेझिझक बेशरम होके मुझे बोल देना कि सर वो हमारा छूट गया है, बरोबर है? तो बुक कंप्लीट रखना चाहिए, किसी ने भी हाँ इनकम्प्लीट नहीं रखना है। डन? चल अब मुझे फटाफट से जवाब दो, क्या आप लोगों को अब इन सारी टर्म्स का मतलब समझ में आया क्या? एसेट्स बोलना है मुझे, लिखने की जरूरत नहीं अभी, बस बोलो एसेट का मतलब मालूम है सभी को? ड्राइंग, डेटर्स, बोलो ना मुन्ना, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्या इन सभी का मतलब मालूम है? नहीं मालूम है तो एक बार मैं बोल देता हूँ। एसेट प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिजनेस, लाइक कैश, कार, कंप्यूटर, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, प्लान, मशीनरी, कॉपीराइट, पेटेंट राइट, ट्रेडमार्क, गुडविल, बरोबर? कुछ टेंजिबल है, कुछ इनटेंजिबल है। संपत्ति प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस, एसेट्स।
अभी ध्यान से सुनना। दूसरा क्या था? ड्रॉइंग, विड्रॉल ऑफ द इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर। ओनर ने बिजनेस से, धंधे से अपने पर्सनल पर्पस के लिए कुछ विड्रॉ किया, चाहे मनी और मनीज वर्थ में कुछ भी विड्रॉ किया होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ड्रॉइंग। डेटर, पार्टी और पर्सन जिससे मुझे इन फ्यूचर कुछ लेना है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेटर। यस और नो? उसके बाद एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस यानी खर्चे, ऑपरेटिंग पेमेंट्स ऑफ द बिजनेस, जैसे मैं सैलरी दे रहा हूं, प्रिंटिंग स्टेशनरी दे रहा हूं, रेंट दे रहा हूं, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहा हूं, ये सब मेरे लिए क्या हो गए? एक्सपेंसेस। और उसके बाद लॉसेस, पेमेंट या आउटफ्लो तो हो रहा है लेकिन मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, उसको मैं क्या बोल दूंगा? लॉसेस। चल असेट के अपोजिट बताओ बेटा क्या रहेगा? कौन बच्चा ट्राई करेगा? असेट के अपोजिट क्या है? वेरी गुड। एसेट के अपोजिट लाइबिलिटीज। ड्राइंग के अपोजिट कैपिटल। अरे पापा, ओनर जब भी धंधे में कुछ लेके आता है तो क्या बोलते हैं? कैपिटल। ओनर अगर बिजनेस से विड्रॉ कर रहा है पर्सनल पर्पस के लिए तो क्या हो गया? ड्राइंग। अरे याद है क्या? ओनर धंधे में कुछ लेके आ रहा है, कैपिटल। ओनर ने धंधे से विड्रॉ कर लिया पर्सनल पर्पस के लिए, तो उस विड्रॉल को क्या बोलते हैं? ड्राइंग। ड्राइंग कैपिटल अपोजिट टर्म्स ना। ड्राइंग मीन्स अपोजिट ऑफ द कैपिटल। हाँ, डेटर्स के अपोजिट। वेरी गुड, होशियार बच्चे हैं सर। एक्सपेंस के अपोजिट इनकम। लॉसेस के अपोजिट प्रॉफिट या गेन, जो कहना है कह लो। अच्छा सर, यही तो टर्म्स हम लोग पढ़ रहे हैं पिछले 2 लेक्चर से, पिछले और आज के लेक्चर में पढ़ी ये सारी टर्म्स, मालूम है सभी को? पक्की बात? डन। अब मैं आपको कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, आपने मुझे बताना है कि वो कौन से कैटेगरी में आएगा। ठीक है, मैं सवाल पूछता हूँ, जैसे मुझे बताओ कैश अकाउंट कौन सी कैटेगरी में आएगा? ऊपर में ऐसे ड्राइंग, डेटर, एक्सपेंस, लॉसेस, लायबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम, गेन। अरे एक बार बोलो ऐसा सब लोग। हाँ, एसेट्स, बोलो बोलो, एसेट्स, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, लायबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम, गेन। वन मोर टाइम, एसेट्स, एसेट के अपोजिट लायबिलिटी, ड्राइंग, ड्राइंग के अपोजिट कैपिटल, डेटर्स, डेटर्स के अपोजिट क्रेडिटर्स, एक्सपेंस, एक्सपेंस के अपोजिट इनकम, लॉसेस, लॉसेस के अपोजिट गेन। ऐसे ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, लायबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम, गेन। बोले सर, ट्राई कर, आएगा आएगा। अच्छा ट्राई तो कर, ट्राई करने में क्या हरकत है बता मुझे? हाँ बोल बोल, देख के बोल, देख के बोल। उतना जल्दी नहीं पता। अच्छा धीरे धीरे बोल। वो opposite बोलना ना। हाँ, Assets, liabilities, drawings. नो 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 नो, लाइन से ऊपर की लाइन बोल, बस देख के पढ़। Assets, drawings, data. अगली बार बगैर देखे पढ़ना है, वैसा बगैर देखे बोलना है, वैसा पढ़। Okay. हाँ। Assets, drawings, data, expenses. सबको पूछूंगा। हाँ हाँ, एसेट्स, ड्राइंग्स, Data, डेटर्स, expenses and losses. लॉस है। वन मोर टाइम। Assets, drawings, data, expenses and losses. मैं पागल नहीं हूं, मैं क्यों बता रहा हूं मालूम है क्या? ये ही आपके जीवन में चलने वाला है आने वाले कुछ समय तक, और आपको इसके पीछे की वजह समझ में आ जाएगी, क्या जादू की चीज है। हाँ बोलो बेटा। हाँ, कौन सा? केमिस्ट्री का जो बचपन में पढ़ा था 10th में, मगलसी पस्कल, MgAl मैग्नीशियम, Al एल्यूमिनियम, Si सिलिकॉन। भाई साहब मैंने तो बहुत साल पहले पढ़ा था, 20 साल पहले। हाँ बोलो, बोल रहे जानवी, बोल। Assets, drawings, debtors, expenses, losses. हाँ, Expenses and gains. कहाँ से एक्सपेंस एंड गेन? एक्सपेंस एंड लॉसेस है ना। चल तू बोल। Assets, drawing, debtors, expenses and losses. लॉसेस, ठीक है। हाँ, Assets, ड्राइंग, डेटर्स, खूब छान। हाँ, एंड लॉसेस, बरोबर। सो सब लोगों को ऊपर की लाइन तो याद हो गई ना? एसेट्स, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस एंड लॉसेस, बरोबर है। तो ये 5 कैटेगरी के आइटम है। इसके अपोजिट, एसेट के अपोजिट लायबिलिटीज। हाँ बोलो बेटा। ड्राइंग के अपोजिट कैपिटल, डेटर्स के अपोजिट क्रेडिटर्स, एक्सपेंस के अपोजिट इनकम एंड लॉसेस के अपोजिट गेन। अब मैं आपको सवाल पूछने वाला हूं, कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा, आप लोगों ने गाइस मुझे बताना है कि वो कौन से कैटेगरी में क्लासीफाई होने वाले हैं। राइट, रेडी? पूछो, चलो बताओ मुझे, कैश कहां पे क्लासीफाई होगा? एसेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, लायबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम, गेन। वेरी गुड। कैश कहां पे आएगा? एसेट्स में। कैश एक किसका एग्जाम्पल है? एसेट्स का। दूसरा कार,
बोलो बेटा, कार कहां पे आएगा? कार, वेरी गुड, अगेन एसेट में। वेदांत, कार भी तो संपत्ति ना, कैश, कार, कंप्यूटर, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये सब क्या है? एसेट। ये बिल्डिंग मेरे लिए बिल्डिंग, ये ऑफिस मेरे लिए एसेट, जो मेरा है। पड़ोसी का जो है वो मेरा नहीं है, जो मेरा है वो मेरा है। जैसे ये टैबलेट मेरे लिए एसेट है, ये गोल्ड गिरिंग मेरी एसेट है, ये ब्रेसलेट मेरा एसेट है, ये कैमरा मेरी एसेट है, ये फैन मेरा एसेट है, ये टीवी मेरी एसेट है, जो वहां पे कैश बॉक्स में कैश रखा हुआ है वो मेरा एसेट है, नीचे जो मेरी 2 व्हीलर 4 व्हीलर खड़ी है वो मेरी एसेट है। कुछ बात समझ में आ रहा है? जो मेरा यहाँ पे उधर में जो ऑफिस है वो मेरा एसेट है। भाड़े का ऑफिस मेरा एसेट नहीं है, जो मैंने किराए से लिया वो मेरी एसेट नहीं है। समझ में आया सभी को? पक्की बात। सो कार मेरी एसेट है, अगर वो मेरी कार है तो। सर अगर कार किराए की होगी, किराए की होगी तो ऐसा लिखा रहता ना वहाँ पे, है ना, रेंट आउट कार और रेंटेड कार, ऐसा लिखा रहता था, यस और नो। बट यहाँ पे सिर्फ कार लिखा, मतलब मेरी होगी एसेट, है ना। उसके बाद ध्यान से सुनना, चलो बताओ, सैलरी, सैलरी दे रहा हूँ मैं, सैलरी अकाउंट, ये क्या है बेटा मेरे लिए? वेरी गुड, सैलरी दे रहा हूँ मतलब खर्चा ना। सैलरी मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस ना। उसके बाद इंटरेस्ट मिल रहा है, बोलो कहां पे क्लासिफाई करेंगे? ब्याज मिल रहा है, वेरी गुड, इनकम। जो बच्चों का जवाब पहले नहीं आया, लेकिन मेरे जवाब देने की बात तो समझ में आ रहा है ना? पक्का? हाँ। उसके बाद इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, इंटरेस्ट मिल रहा है तो इनकम, इंटरेस्ट दे रहा हूं तो खर्चा। इंटरेस्ट देना बाकी है, पेबल। अब बोल जानवी, लाइबिलिटी। देना बाकी इज माई ऑब्लिगेशन, सो पेबल इज माई लाइबिलिटी। बरोबर है ना? आने वाला इंटरेस्ट इनकम, देने वाला इंटरेस्ट एक्सपेंस। इंटरेस्ट देना बाकी है, ड्यू हो गया, मैंने इंटरेस्ट दे दिया, समझ ले, खर्चा। इंटरेस्ट देना बाकी है, लाइबिलिटी। बरोबर है? ध्यान से सुनना, और भी सवाल पूछ रहा हूं। अब लोन टेकन, बोलो क्या है? वेरी गुड, लाइबिलिटी। उसके बाद लोन टेकन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या है, इसके बारे में पूछ रहा हूं मैं। मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया, लोन ये लाइबिलिटी आपने बता दिया, सही है। तो हमारे लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कौन है? वेरी गुड, मुझे देना है ना एसबीआई को, हर वो पार्टी या पर्सन जिससे मैं इन फ्यूचर देने वाला हूं। अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले, क्रेडिटर यानी हर वो पार्टी या पर्सन जिसको मैं इन फ्यूचर पैसा देने वाला हूं, तो मेरे लिए वो क्या है? क्रेडिटर। कुछ बात समझ में आ रही है? मैं एक बार सभी के एग्जाम्पल्स बता दूं क्या आपको वापस एक बार? एसेट के एग्जाम्पल क्या बताओ? एसेट्स के एग्जाम्पल कैश है, कार है, कंप्यूटर, फर्नीचर है, लैंड, बिल्डिंग है। ड्राइंग का कोई एग्जाम्पल नहीं, बस इतना ध्यान रखना, ओनर ने बिजनेस से पर्सनल पर्पस के लिए कुछ भी विड्रॉ किया तो उस विड्रॉल को हम लोग क्या बोल देंगे? ड्राइंग, मनी और मनीज वर्थ में। डेटर्स, इसके भी कोई एग्जाम्पल नहीं है, डेटर्स के अरबों खरबों एग्जाम्पल है। राम से पैसे लेना है, राम मेरा डेटर है। रहीम से पैसे लेना है, रहीम मेरा डेटर है। श्याम से पैसे लेना है, श्याम मेरा डेटर है। 130 करोड़ लोग हैं भारत में, उन सभी से पैसा लेना है, तो 130 करोड़ लोग मेरे डेटर्स है। कुछ बात समझ में आ रही है क्या? यस और नो? उसके बाद एक्सपेंसेस का एग्जांपल, सैलरी दे रहा हूँ, इंटरेस्ट दे रहा हूँ, कमीशन दे रहा हूँ, डिस्काउंट दे रहा हूँ, सब मेरे लिए क्या है? खर्चे। प्रिंटिंग स्टेशनरी दे रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहा हूँ, सब क्या है मेरे लिए? खर्चे। उसके बाद लॉसेस, पेमेंट या आउटफ्लो तो हो गया, लेकिन कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, जैसे लॉस ड्यू टू फायर, आग लग गई, माल चला गया, आउटफ्लो हुआ किसका? माल का, माल चला गया ना, बट कोई बेनिफिट मिला? नो। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर इंश्योरेंस से मिला तो कुछ मिला, तो वो बात की बात है, बट अभी मैंने आपको क्या पूछा? सिर्फ इतना बोला कि आग लग गई, माल जल गया, तो आउटफ्लो क्या हुआ? बिजनेस से माल चला गया, खाक हो गया, तो मेरे लिए क्या हो गया? लॉस। कैशियर ने कैश चोरी कर ली, भाग गया, 10,000 रुपए, तो मेरे लिए क्या हो गया? लॉस। लॉस ड्यू टू थेफ्ट, यस और नो? ये बात समझ में आ रही सभी को? पक्की बात। लाइबिलिटीज फिनेंशियल ऑब्लिगेशन है, जैसे लोन लिया, लाइबिलिटी, किसी को पैसे देना बाकी है, लाइबिलिटी, और जिस किसी को देना बाकी है वो पार्टी या पर्सन मेरा क्या हो गया?
क्रेडिटर। इनकम, माल बेचा, इनकम है, सेल इनकम। इंटरेस्ट मिल रहा है, इनकम। रेंट मिल रहा है, इनकम। इंटरेस्ट दे रहा हूं, खर्चा। रेंट दे रहा हूं, खर्चा। गेन, विदाउट हार्डवर्क, बैठे बिठाए मुझे कुछ मिल गया, क्या हो गया मेरे लिए? गेन। क्या ये 10 के 10 टर्म आपको समझ में आई? क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको? राइट, पक्की बात। सो अब एक चीज़ ध्यान रखना, अब मैं आपको बहुत काम की चीज़ बताने वाला हूँ। अभी वो लिखने की ज़रूरत नहीं थी जो मैंने ऊपर लिखा, अब ध्यान से सुनना। क्या हुआ, अब आप सभी लोग जानते हो, मुन्ना प्लीज़ ध्यान देना, 1000% कॉन्सेंट्रेट करना। आप सभी ने बचपन से एक चीज़ सुनी है बेटा, कि जब भी धंधे में कोई व्यवहार होते हैं, कोई ट्रांजैक्शन होता है, तो मुझे उन ट्रांजैक्शंस को क्या करना है? रिकॉर्ड करके रखना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मुझे उन ट्रांजैक्शंस को क्या करना है? रिकॉर्ड करना है। याद करके तो रख नहीं सकता हूं ना, बिजनेस में हजारों ट्रांजैक्शन होते हैं। आई कैन नॉट मेमोराइज ऑल द ट्रांजैक्शन, सो आई हैव टू राइट डाउन ऑल सच ट्रांजैक्शन एट सम प्लेस। उस जगह को हम लोग बोलते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स, राइट? तो अब ये लिखना कैसे? तो वैसे तो देखा जाए तो भारत का इतिहास बड़ा ही गौरवशाली है। भारत में अकाउंटिंग 1200 जो है ना अपना ईयर 1200 के समय ही अकाउंटिंग स्टार्ट हो गया था चाणक्य के राज्य में। लेकिन हम लोग जो अकाउंटिंग सिस्टम को मानते हैं वो इंग्लिश सिस्टम है, और जो किसने इजाद किया था? ल्यूका डी बार्गो पैसियोली साहब ने। ही इज द फादर ऑफ अकाउंट। और उन्होंने कब इजाद किया था? 1494 में। तो जब ल्यूका डी बार्गो पैसियोली साहब अकाउंटिंग कैसे करना है इसके लिए जब गहन विचार कर रहे थे, तब उन्होंने क्या किया मालूम है क्या? जब भी बिजनेस में कोई असेट बढ़ती थी तो वो लेफ्ट साइड में लिखते थे। क्या बोला बेटा मैंने? जब भी कोई असेट बढ़ती थी तो वो कहाँ लिखते थे? लेफ्ट में। क्यों सर, राइट में क्यों नहीं लिखा? जब मैं उनसे मिलूंगा तो मैं डेफिनेटली पूछूंगा कि राइट में क्यों नहीं लिखा। ठीक है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। कुछ बात समझ में आए? जैसे आज आपने व्हाइट क्यों पहना, मैंने आपको पूछा था ना, तो आपने क्या बोला था? नथिंग। तो अगर वो ऐसा लिख देते असेट बढ़ती है तो राइट में, तो हम लोगों का रूल उल्टा हो जाता था, बट अकाउंटिंग का रिजल्ट बिल्कुल सेम रहता था। यस और नो? तो उन्होंने क्या किया, पैसियोली साहब ने, जो एक्चुअल बात है मैं वही बताने जा रहा हूँ, और ये स्टोरी अगर किसी को याद नहीं भी रही तो भी चलेगा। मैं जो इसके बाद में रूल बताऊंगा वो रूल कैसे अप्लाई करना है उतना ध्यान रख लेना। ये स्टोरी बस मजे के लिए सुनो, स्माइल रखो चेहरे पे और भूल जाओ। यस और नो? क्लियर? बताओ। सो जब भी वो असेट बढ़ती थी तो वो कहां लिखते थे? लेफ्ट में। खर्चे बढ़ते थे तो वो कहां लिखते थे? लेफ्ट में। यस और नो? असेट कम होती थी तो वो कहां लिखते थे? राइट में। एक पेज पे उन्होंने अकाउंटिंग करना स्टार्ट किया। एक्सपेंसेस अगर कम होते हैं तो राइट में। सर एक्सपेंस कम कैसे होते हैं? अभी एग्जांपल देता हूं। जैसे जानवी को मेरे यहाँ पे सैलरी है 50,000 रुपये पर मंथ, उसने या सॉरी मैंने गलती से उसको 70,000 रुपये दे दिए, तो मेरा खर्चा 50,000 होना चाहिए था, मैंने गलती से कितना दे दिया उसको? 70,000। बोलो मैं 20,000 वापस लूंगा कि नहीं उससे? तो मेरे बुक्स में जो खर्चा 70,000 दिख रहा था, अब जैसे ही मुझसे 20,000 वापस ले लूंगा मेरा खर्चा कम हो जाएगा या बढ़ेगा? कम होगा ना। तो एक्सपेंसेस कम भी होते हैं, हम लोग आगे देखेंगे एक्सपेंस कम कैसे होते हैं। तो वो पैसियोली साहब ने क्या किया, असेट और एक्सपेंस बढ़ते थे तो कहाँ लिखते थे? बता बेटा अल्पना? लेफ्ट में। बरोबर है। और लेफ्ट को ही लैटिन भाषा में प्यार से डेबायर कहते हैं, विच मीन्स टू लेफ्ट, और हम लोग प्यार से इसको क्या कहते हैं? डेबिट साइड, लेफ्ट साइड। लैटिन टर्म डेबायर विच मीन्स टू लेफ्ट, एंड लैटिन टर्म क्रेडायर विच मीन्स टू राइट। शॉर्ट फॉर्म क्या आ गया? क्रेडिट। कुछ बात समझ में आई? तो ऐसा वो लोग करते थे पहले। वो क्यों करते थे इसके पीछे का लॉजिक जाने दो। सर ऐसा भी तो हो सकता था ना, असेट लेफ्ट साइड में लिख दिया बढ़ रही है तो ठीक है, मैं अगर होता तो शायद राइट में लिखता, तो रूल आज बिल्कुल अपोजिट होता, बट रिजल्ट बिल्कुल सेम होता। यस और नो? सर रिजल्ट यानी क्या? प्रॉफिट और लॉस। बरोबर। और उसके बाद ध्यान से सुनना, जब भी इनकम बढ़ती थी तो वो कहां लिखते थे? राइट में। जब भी, अब जब बाबा एक्सपेंस बढ़ेंगे लेफ्ट में है तो इनकम बढ़ेगी कहां पे आएगा? राइट में ना। खर्चा बढ़ा तो कहां लिखते हैं बता? देखो भूल जाते हो अभी कभी। खर्चा बढ़ा तो कहां लिखते हैं? लेफ्ट में। तो इनकम बढ़ी तो कहां लिखेंगे? राइट में। असेट बढ़ी तो कहां लिखा? लेफ्ट में। तो लायबिलिटी बढ़ी तो कहां लिखेंगे? राइट में। कुछ बात समझ में आ रहा है? इनकम जब कम होती थी
तो कहाँ लिखते थे? लेफ्ट में। बढ़ी तो राइट, कम हुआ तो लेफ्ट। लाइबिलिटी बढ़ी तो राइट, लाइबिलिटी अगर कम होती है तो लेफ्ट। ऐसा कुछ वो करते थे, यस और नो। तो बस इसी के हिसाब से हमने एक सिंपल सा रूल बनाया, ध्यान से सुनना। अब ये सारे आइटम अगर बढ़ते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? डेबिट। असेट और एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो डेबिट। लॉसेस भी लिख ही देता हूं ना यहाँ पे। ये बढ़ते हैं तो क्या करते थे वो लोग? डेबिट। इनकम या गेन अगर बढ़ता था तो क्या होता था? क्रेडिट। बरोबर है। तो इसके हिसाब से अब मैं आपको एक सिंपल सा रूल बताने जा रहा हूं। ये जो स्टोरी मैंने बताई, ये स्टोरी याद नहीं रही तो भी चलेगा। अब एक चीज ध्यान रखना, ये डेबिट साइड, लेफ्ट साइड, क्रेडिट साइड, राइट साइड। लेफ्ट साइड में जो भी रिकॉर्ड लिखते थे, रिकॉर्ड 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 रिकॉर्ड, ये लेफ्ट साइड का रिकॉर्ड है ना सारा, तो वो लेफ्ट साइड के रिकॉर्ड को प्यार से बोलते थे डेबिट रिकॉर्ड्स। डेबिट का डी, रिकॉर्ड्स का आर, इससे बना आपका डी आर। और राइट साइड के सारे रिकॉर्ड्स को क्या बोलते थे वो लोग? क्रेडिट रिकॉर्ड्स। क्रेडिट का सी, रिकॉर्ड का आर, इससे क्या बना? सी आर। समझ में आया? पक्की बात। चलो आगे। सो डी आर डेबिट रिकॉर्ड, सी आर क्रेडिट रिकॉर्ड्स। खैर छोड़ो ना, पर हमें क्या करना है इस इतिहास का? हम तो अकाउंटिंग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना आज। सो मैं आपको एक सिंपल सा रूल बताने जा रहा हूँ, है ना? सब लोग तैयार है रूल सुनने के लिए? ये रूल लाइफ टाइम, मरते दम तक आपने याद रखना है। और एक खास बात बता देता हूँ, हम लोग कोई गोल्डन रूल, पर्सनल, रियल, नॉमिनल के रूल नहीं देखेंगे। एक ही रूल बताऊंगा, उसी रूल से मैंने आज तक मेरे सैकड़ों बच्चों को मेरिट दिलवाया है। उसी रूल से ऑल इंडिया रैंक 1 2-3 बार आया है। उसी रूल से मैं प्रैक्टिस करता हूँ। उसी रूल से मेरी ज़िंदगी चल रही है। और वो ही रूल से टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर काम करता है इंडिया का। वो ही रूल से अमेरिका का क्विक बुक ये सॉफ्टवेयर काम करता है। बरोबर है। और ये ही रूल हर जगह पे हमें अप्लाई करना है। और इस रूल की खास बात बता देता हूँ, बचपन में आपने जो रूल पढ़े थे पर्सनल, रियल, नॉमिनल के, 3 रूल पढ़े थे, राइट? गोल्डन रूल पढ़े थे ना, तो ये डायमंड रूल है, एक ही रूल है, कोई 3 रूल पढ़ने की जरूरत नहीं। वो 3 रूल से सिर्फ जर्नल एंट्री होती थी। बट मैं जो रूल आपको बताने जा रहा हूं, इस रूल से जर्नल एंट्री भी होगी, लेजर पोस्टिंग भी होगी, बैलेंसिंग भी होगा, ट्रायल बैलेंस भी बनेगा, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग, P&L भी बनेगा, और आपका पूरा करियर भी बनेगा। मतलब यही रूल से आप पूरा फाइनल अकाउंट भी बना लोगे। एक ही रूल है, बरोबर है। कोई 3 रूल फॉलो नहीं करना है। क्योंकि एग्जाम में आपको ये पूछते हैं क्या, ये एंट्री कैसे पैदा हुई ये बताओ, ऐसा कभी आता है क्या? एग्जाम में डायरेक्ट आपको जर्नल एंट्री लिखनी पड़ती है, राइट? बरोबर। कॉलेज के टीचर्स लाइक ये 3 गोल्डन रूल्स नहीं नहीं नहीं, उनको बताना कि अब हमने प्लेटिनम और डायमंड रूल सीखा है, एक ही रूल है, बरोबर है। अब अच्छे से ध्यान से सुनो सब लोग, क्लियर? आ जाओ बेटा, ध्यान से सुनना। देखो, हाँ ध्यान से सुनो बेटा। दुनिया का हर वो अकाउंट, क्या बोला मैंने? दुनिया का हर वो अकाउंट जिसका डेबिट बैलेंस है, राइट? दुनिया का हर वो अकाउंट जिसका डेबिट बैलेंस है, डेबिट के लिए डीआर लिख दूं चलेगा ना? हाँ सर, हम तो बचपन से वही लिखते आ रहे हैं, बस हमें पता अच्छा चला। डेबिट बैलेंस है, अगर वो बढ़ता है तो डेबिट करो। हो गया, रूल खत्म, ब्रह्मांड खत्म हो गया अकाउंटिंग का। 11th 12th बीकॉम, एमकॉम, सीए, सीएस, सीएमए, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, हर जगह के लिए। अब सोचो आप इसके ऊपर, मैं एक बार पानी पीता हूं। सर क्या पागल बना रहे? हाँ देखो, दुनिया का हर वो अकाउंट जिसका डेबिट बैलेंस है, अगर वो इंक्रीज होता है, अगर वो बढ़ता है, तो उसे क्या करना है? डेबिट करना है, राइट? अपोजिट बोलने का काम है क्या रे? अगर वो कम हुआ तो क्रेडिट करो। ध्यान से सुनना, आने वाले 5 मिनट तक कुछ भी मन में सोचो मत, बस जो मैं बोल रहा हूं उस रास्ते पे चलो। इस चीज को अच्छे से याद करके रखना। ये ही रूल पैसियोली साहब कहना चाहते थे, ये ही रूल चाणक्य ने भी बोला था, ये ही रूल हमारे सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आज की तारीख में यूज होता है। यस और नो? ध्यान से सुनो।
सो दुनिया का हर वो अकाउंट जिसका डेबिट बैलेंस है, अगर वो बढ़ता है तो डेबिट करो। दुनिया का हर वो अकाउंट जिसका डेबिट बैलेंस है वो कम होता है तो क्रेडिट करो। अब आप सोच रहे होगे सर आपने अभी अभी बोला दुनिया का हर वो अकाउंट जिसका डेबिट बैलेंस है वो बढ़ता है तो डेबिट करना है। सर लेकिन हमें बताओ तो सही ऐसे कौन कौन से अकाउंट है जिनका डेबिट बैलेंस है। अभी बता देता हूं। एसेट्स का हर बार डेबिट बैलेंस रहेगा, यानी एसेट अगर बढ़ी तो क्या करेंगे, डेबिट। एसेट अगर कम हुई तो क्या करेंगे, एसेट अगर बढ़ी तो क्या करेंगे, डेबिट। एसेट अगर कम होती है तो क्या करेंगे, क्रेडिट। ऊपर यही था क्या, लूका डी पैसियोली ने ये बोला था क्या, एसेट बढ़ी तो क्या करेंगे, एसेट कम हुई तो क्या करेंगे। सेटिस्फाई हो रहा है क्या उसका भी कहना, यस और नो। ध्यान से सुनना, सिर्फ याद करके रखना, अच्छे ध्यान दो। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको आज पता चलने जा रही है बेटा, प्लीज ध्यान देना और इसकी रिस्पेक्ट करना इस रूल की। ये रूल आपको लाइफ टाइम हेल्प करने वाला है। अकाउंटिंग चाहे एडजस्टमेंट एंट्री हो, चाहे पार्टनरशिप टॉपिक हो, चाहे एनपीसी हो, फाइनल अकाउंट हो, कंपनी अकाउंट्स हो, प्रोप्राइटरी फर्म हो, किसी भी टाइप का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो इस ब्रह्मांड का, हर जगह ये रूल अप्लीकेबल है। बरोबर। ये रूल पता चलने के बाद आप 11th-12th की जो आम जनता है उस आम जनता से उठ के एक अलग ही लेवल पे जाके पहुंच जाओगे। बस ये रूल सही से अप्लाई करना आता है, आना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने गिटार खरीद लिया, इसका मतलब ये क्या गिटार बजाना आता है, तो रूल पता चलना और रूल को अप्लाई करना दो अलग अलग बातें हैं। गिटार खरीदना और गिटार बजाना सीखना दो अलग अलग बातें हैं। तो रूल आपको अभी पता चल जाएगा और आज के आज ही इस रूल को अप्लाई कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। 10 मिनट का काम है। सो 10 मिनट आपने ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा को इकट्ठा करके बस यहीं पे कॉन्सेंट्रेट करना है। इधर उधर आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए। आपके बैक ऑफ द माइंड में अगर कुछ चल रहा है तो प्लीज उसे रोक दो। डन, चलो आगे। सो ध्यान से सुनना। सो एसेट्स का अभी मैंने क्या बताया बेटा, रूल क्या था, दुनिया का हर वो अकाउंट जिसका डेबिट बैलेंस है अगर वो बढ़ता है तो डेबिट करना है। दुनिया का हर वो अकाउंट जिसका डेबिट बैलेंस है अगर वो कम होता है तो उसे क्रेडिट करो। डेबिट बैलेंस वाला अकाउंट बढ़ता है तो डेबिट करो, डेबिट बैलेंस वाला अकाउंट कम होता है तो क्रेडिट करो। सिंपल। सर ये बढ़ना कम होना कहां समझ में आएगा, ट्रांजैक्शन से। सो सिंपल। ट्रांजैक्शन पढ़ना है, मातृभाषा में कन्वर्ट करना है, चेक करना है कि कौन सा अकाउंट बढ़ रहा है कौन सा कम हो रहा है। जैसे सुनो, ये एसेट मैंने बेच दिया, बिजनेस से एसेट चली गई, तो बोलो एसेट बढ़ी कि कम हुई, कम हो गई ना, तो एसेट को क्या करेंगे, क्रेडिट। ये एसेट मैंने खरीद लिया तो बिजनेस में एसेट आई या गई, आई यानी बढ़ी या कम हुई, बढ़ गई। सो एसेट आती है बिजनेस में तो एसेट बढ़ती है, एसेट अगर बिजनेस से चली गई तो एसेट कम हो गई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो। आज सब लोग साथ में ना, चलो वेरी सिंपल। सर ये लेकिन बढ़ता है तो डेबिट ही क्यों, अरे बाबा बचपन में आपने देखा था ना, +3 को अगर +5 पे ले जाना है तो 2 को क्या करूं बताओ, प्लस ही करना पड़ेगा ना। सो प्लस को और बढ़ाना है तो क्या करो, प्लस। ठीक उसी प्रकार से डेबिट बैलेंस को बढ़ाना है तो क्या करेंगे, डेबिट। लॉजिक बहुत सिंपल है इसका, सिंपल मैथ्स का लॉजिक है, पहली कक्षा का। ये बात समझ में आई। चलो अब सब साइड में रखते। सो रूल बोलो एक बार सब लोग, इफ डेबिट बैलेंस फर्दर इंक्रीज विल बी डेबिटेड। डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अपोजिट बोलने का काम नहीं, कम हुआ तो क्रेडिट करेंगे। कुछ बात समझ में आ रही क्या सर, ऐसे नहीं, आप एक दो एग्जांपल लेके बताओ, रुकना लिखना नहीं है किसी ने अभी, सिर्फ देखो। मैंने कार खरीदा 10,000 रुपए की, खिलौने वाली छोटी सी रिमोट वाली कार रहती है ना, वो खरीदा, ठीक है। 10,000 रुपए की कार खरीदा, बट वो एसेट है, संभाल के रखूंगा, लंबे समय तक यूज़ करूंगा, ठीक है। नहीं तो यार सर छोड़ो, खिलौने वाली कार को एसेट मत बोलो। मैंने सेकेंड हैंड मारुति 800 खरीदा, 10,000 में आ जाती है ना, नहीं आती है, 50,000 में, ठीक, 50,000 में मैंने सेकेंड हैंड मारुति कार खरीदा। चलो बताओ तो मेरे पास कार आ गई क्या, कार आ गई मेरे पास, कार ये एसेट है क्या, अरे ये सुनो, एसेट का डेबिट बैलेंस है क्या,
अरे ये सुनो, डेबिट बैलेंस का रूल क्या है? बढ़ता है तो डेबिट, कम हुआ तो क्रेडिट। अब तुम बताओ, कार मेरे पास आई या गई? कार मैंने खरीदा तो मेरे पास कार आ गई। कार आ गई यानी कार बढ़ गई क्या? तो कार को क्या करेंगे? डेबिट। 50,000 में मैंने कार खरीदी तो कार अकाउंट डेबिट, कार को मैं डेबिट करने वाला हूं। और मैंने पैसे दे दिए, कितने पैसे दिए होंगे? कॉमन सेंस 50,000, राइट? नहीं नहीं सर, डिस्काउंट मिला होगा तो लिखा होगा ना वैसा, लिखा कुछ नहीं, बस इतना बोला 50,000 में कार खरीदी, पैसे दे दिए, ठीक है। पैसे यानी कैश क्या? अरे कैश ये भी क्या है? एसेट। तो इसका भी क्या रहेगा? डेबिट बैलेंस। रूल सेम, बढ़ता है तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट करो। बोलो, कैश बढ़ी या कम हुई? कार खरीदा, पैसे दिए, पैसे दिए तो आपके पास पैसे बढ़ते हैं या कम होते हैं? कम होते हैं, कम 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 कम। और आप लोग बचपन में ऐसी एंट्री पास करते थे, कार अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ऐसी पास करते थे ना एंट्री। कभी पास किया है एंट्री? 11th स्टैंडर्ड में एंट्री पास किया होगा ना? जनरल एंट्री पास किया कि नहीं किया? नहीं किया, आपने नहीं किया, बरोबर। अच्छा आने दो, नहीं पास किया होगा एंट्री को गोली मारो। ये समझ में आया क्या? ये बता दो। सिंपल है एकदम, कितना आसान था। क्या किया मैंने 3 बातें की यहाँ पे, बताओ तो मैंने कौन सी 3 बातें की? स्टेप नंबर 1, अकाउंट्स नेम आइडेंटिफाई किया, ट्रांजैक्शन पढ़ा, ट्रांजैक्शन को मातृभाषा में कन्वर्ट किया, चेक किया। मैं जानता हूँ इसकी अकाउंटिंग एंट्री काफ़ी बच्चों को पता होगी, बट यहाँ पे मैं आपको रूल कैसे यूज़ करना है वो सिखा रहा हूँ। रूल यूज़ करना आ गया ना, तो फिर आपकी कोई भी जर्नल एंट्री हो, कोई भी एडजस्टमेंट एंट्री हो, आपको 1 सेकेंड में आएगी, बरोबर है। सो रूल बहुत सिंपल है, जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन पढ़ो तो सबसे पहले आपने उस ट्रांजैक्शन को मातृभाषा में कन्वर्ट करना है और चेक करना है कि कौन कौन से अकाउंट पे उसका इंपैक्ट हो रहा है। अब तुमने कार खरीदा, कैश दे दिया, इसमें कौन कौन से अकाउंट पे इंपैक्ट हो रहा है, अफेक्ट जा रहा है उसका? कार अकाउंट, कैश अकाउंट। तो फर्स्ट स्टेप, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ द अकाउंट। सेकेंड स्टेप, उसका बैलेंस कौन सा है ये देख लो। बैलेंस उसका डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? उसका किसका? फर्स्ट स्टेप में जो अकाउंट्स आइडेंटिफाई किए उसका। फर्स्ट स्टेप में कौन से अकाउंट्स आइडेंटिफाई किए बता? बरोबर। कार का कौन सा बैलेंस था? एसेट है, रुको, कार एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस तो कार का भी डेबिट बैलेंस। कैश एसेट है, कैश का डेबिट बैलेंस तो कैश का भी, कैश एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस तो कैश का भी डेबिट बैलेंस। और थर्ड स्टेप, अप्लाई द रूल एंड पास द एंट्री, यानी डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा देख लो। कार मैंने खरीद ली, कार बिजनेस में आ गई, कार एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस बढ़ता है तो डेबिट करो, कार बिजनेस में आ गई, कार बढ़ गई तो डेबिट कर दिया। या फिर सिंपल सा, कार का डेबिट बैलेंस, कार आ गई डेबिट, कार गई तो क्रेडिट। कैश अगेन डेबिट बैलेंस, कैश बढ़ती है डेबिट, कैश कम हुआ क्रेडिट। अब काफ़ी बच्चों के मन में सवाल आ रहे होंगे, सर चेक दे दिया, कार उधारी में ली, इससे ली तो ट्रांजेक्शन क्या रहेगा? बता दो, वेट, रिलैक्स, ये समझ में आएगा तब बताओ। सिंपल है। सो रूल बोल दो, डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं तो डेबिट करो। इफ डेबिट बैलेंस फर्दर इंक्रीज विल बी डेबिटेड, और डेबिट बैलेंस वाला अकाउंट कम होता है तो क्रेडिट करो। याद रहेगा सभी को? पक्का? आ जाओ, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ रहा हूं, हाँ ध्यान देना बेटा। और कौन से अकाउंट्स का डेबिट बैलेंस है? ध्यान से सुनना, देखो मैंने यहां लिख रहा हूं, ड्रॉइंग्स। और कौन से अकाउंट का डेबिट बैलेंस है? डेटर्स। और कौन से अकाउंट का डेबिट बैलेंस है? एक्सपेंसेस। और कौन से अकाउंट का डेबिट बैलेंस है? लॉसेस। इन सब का हमेशा 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 के लिए डेबिट बैलेंस रहेगा। ध्यान से सुनना। डन डन। इन सब का हमेशा कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। मीन्स ये टाइप के अकाउंट अगर बढ़ते हैं तो डेबिट करो, कम होते हैं तो क्रेडिट करो। तुम बताओ, अब ये सारे अकाउंट्स का कौन सा बैलेंस रहेगा? ऊपर वाले अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो नीचे वाले अकाउंट का
वेरी गुड। और ये क्रेडिट बैलेंस बढ़ता है तो क्रेडिट, कम हुआ तो डेबिट। खेल खत्म। जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, सब आपको इसी रूल से बना के बताऊंगा। ये रूल के अलावा आपको कभी कोई दूसरा रूल नहीं बताने वाला हूँ। चाहे आपका अकाउंटिंग सब्जेक्ट 11th का हो, 12th का हो, CA CS CMA, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, कहीं का भी, रूल एक ही है। ये रूल के अलावा और कोई दूसरा रूल देखने की जरूरत नहीं है। चलो मुझे बताओ तो बेटा रूल क्या है। हाँ, सब लोग रूल बोलना बेटा एक साथ। ऑल, ऐसा बोलो मेरे साथ साथ, ऑल एसेट्स, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। बरोबर है। ऑल एसेट्स, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस एंड लॉसेस आर ऑलवेज 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 हैविंग डेबिट बैलेंस। वेट, मैंने ये नहीं बोला कि ये अकाउंट हर बार डेबिट होने वाले हैं। मैंने क्या बोला, इनका डेबिट बैलेंस है। मैंने क्या बोला, इनका डेबिट बैलेंस है। सो एसेट्स, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, इनका कौन सा बैलेंस रहेगा हर बार, डेबिट बैलेंस। मतलब ये टाइप के अकाउंट अगर बढ़ते हैं तो डेबिट करो, ये टाइप के अकाउंट अगर कम होते हैं तो क्रेडिट करो। बोल, बढ़ना कम होना कहां से समझ में आएगा, बढ़ना या कम होना कहां से समझ में आएगा। अभी बताया था थोड़ी देर पहले, ट्रांजैक्शन से। हे ट्रांजैक्शन बता, कौन सा अकाउंट बढ़ रहा है, कौन सा कम हो रहा है। ट्रांजैक्शन पढ़ो, मातृभाषा में कन्वर्ट करो, चेक करो कौन सा अकाउंट बढ़ रहा है, कौन सा कम हो रहा है। कार खरीदी तो कार बढ़ेगा या कम होगा, कार खरीदी तो कार अकाउंट बढ़ेगा, कार बेच दी तो कार अकाउंट कम हो गया, कैश आ गई तो कैश अकाउंट बढ़ गया, कैश मैंने किसी को पे किया तो कैश कम हो गया। सैलरी दे रहा हूं तो खर्चा बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा। सैलरी मिल रही है तो इनकम बढ़ेगा, सैलरी दे रहा हूं तो खर्चा बढ़ेगा। ब्याज मिल रहा है तो इनकम बढ़ेगी, ब्याज अगर दे रहा हूं तो खर्चा बढ़ेगा। कुछ बात समझ में आ रही क्या, यस और नो। इसका अपोजिट रूल बताओ। हाँ बोलो बेटा, सब लोग गाइस। एसेट के अपोजिट क्या है, वेरी गुड, लाइबिलिटीज। ड्राइंग के अपोजिट क्या है मुन्ना, डेटर्स के अपोजिट, एक्सपेंस के अपोजिट, वेरी गुड। हाँ, लॉसेस के अपोजिट गेन्स और प्रॉफिट। हाँ, इनका कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। वेट, मैंने ये नहीं बोला कि हर बार क्रेडिट होने वाले हैं, मैंने क्या बोला, इनका क्रेडिट बैलेंस है। मतलब ये टाइप के अकाउंट अगर बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो, अपोजिट कम होते हैं तो डेबिट करो। खेल खत्म हो गया। ये लिख करके रख लो अब रूल, फटाफट से लिखो। लिखना है मुन्ना सभी ने। जानवी नींद आ रही है। पंकज को बोल रहे हैं वो फवारा ला के रखने का, वो सलून पे रहता है ना, पिचकारी है ना, कोई बच्चा सोया, वैसे भी सब रेंज में ही यहाँ पे ला करके रख देते। नहीं सीरियसली हूँ मैं, मजाक करता हूँ कह रहे कभी। वाह यार पंकज, ओ पंकज भैया सुनो ना, वो ये बाजू में ये जो शॉप है ना स्टेशनरी की, वो सलून की दुकान पे पिचकारी होती है ना पानी मारने की, वो लेके आओ तो एक। अरे बच्चों को कभी नींद आई यहाँ पे रख के रखने का, तो ऐसा किसी बच्चे को ऐसा लगा नींद आ रही तो फट से एक पानी की पिचकारी है क्या। अच्छा वो बस ऐसा पकड़ के रख लिया तो एक फिर भी छोटी वाली लेके आ रहे जा, है ना, छोटे साइज की एकदम कॉम्पैक्ट साइज। कुछ बच्चों को ओसीडी का प्रॉब्लम रहता है, सामने ऐसी अजीबोगरीब चीजें रखी नहीं रहनी चाहिए। है ओसीडी वाला कोई है क्या यहाँ पे, ओवर क्लीनलीनेस डिसऑर्डर, जैसे आपके रूम में कचरा वगैरह रहा तो आपको अच्छा नहीं लगता, ऐसा कोई नहीं है ना। अच्छा पेरेंट्स सही बात है, बच्चों को नहीं रहता है। आपको कचरा नहीं रहा तो तकलीफ हो जाएगी, अरे यार मेरा सामान नहीं दिख रहा है, सब साफ करके रख दिया मम्मा ने। समय अच्छा चल रहा है अपना। क्यों, क्या हुआ, मेरा भी अच्छा चल रहा है, मेरा समझ आ रहे हैं। क्यों रे जानवी, क्या हुआ, सर दुख रहा है। सबका समय अच्छे चलेगा।
लिखा सभी ने? पक्का? एक छोटू सा एग्जाम्पल आज लेना है कल लेना है? हाँ, एग्जाम्पल आज लेना है कल लेना है? अभी चलेगा ना? हाँ चलो, अब ध्यान देना अच्छे से, ठीक है? देखो तो, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिख रहा हूँ बेटा। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 1, बिजनेस दिख रहा है क्या? देख, यहाँ पे तुमको टाइम दिख जाएगा, जब भी तुमको टाइम देखने की इच्छा है ना। क्या बात कर रहे हो? 5:15 ही बजे रहे। चलो, बिजनेस स्टार्टेड विथ ₹10,000। बिजनेस स्टार्टेड विथ ₹10,000। किसने स्टार्ट किया होगा? ऑब्वियसली ओनर ने। और कौन स्टार्ट करेगा बिजनेस? एम्प्लॉय स्टार्ट करेगा क्या? जिसने भी धंधा स्टार्ट किया वो क्या बन जाएगा? बिजनेस का ओनर। बिजनेस स्टार्टेड विथ ₹10,000। चलो बता रहे बेटा, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप। बोल, फर्स्ट स्टेप क्या थी अल्पना? अकाउंट का नाम आइडेंटिफाई करो। बोल बेटा, ये जो ट्रांजेक्शन है ऊपर, बिजनेस स्टार्ट किया ओनर ने। देखो, एंट्री हर किसी को मालूम है, कैश टू कैपिटल। मैं इतना बड़ा भी नहीं हो गया हूं कि मैं आपको एंट्री समझाऊं कि अब कैश टू कैपिटल इसकी एंट्री रहेगी। और वैसे भी कॉमर्स स्टूडेंट बड़ा नवाब आदमी होता है, जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं रहती और पहली एंट्री पास करता है, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹1,00,000। यस और नो? जेब में कितने पैसे थे उस समय जितने आपने पहली एंट्री पास की थी 11th में? कुछ नहीं, बट फिर भी पहली एंट्री आपने क्या पास किया? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल ₹1,00,000। एंट्री हर किसी को मालूम है, मैं रूल यूज करना सिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। तो यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट्स आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग, बताओ? ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया, कैश में ही स्टार्ट किया होगा, कुछ बोला नहीं, मतलब क्या होगा? शायद वो कैश है ना। जो मैं बोल रहा हूँ उस चीज को आप लोग क्या करना, याद करके रखना, फिर नेक्स्ट टाइम उसको रिकॉल करना। जितना ज्यादा आप रिकॉल करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और जो चीज नहीं समझ में आई वो तब के तक पूछना है मुन्ना, राइट? आ जाओ। तो यहाँ पे एक तो बनेगा कैश अकाउंट, सिंपल एकदम। ओनर ने धंधा स्टार्ट किया, धंधे में 10,000 रुपए लेके आए, एक बनेगा कैश अकाउंट और दूसरा ओनर का अकाउंट। बिजनेस अकाउंट नहीं बनता है ऐसा। ओनर ने धंधा स्टार्ट किया ना, तो एक दूसरा बनेगा ओनर का अकाउंट। लेकिन ओनर का अकाउंट हम लोग बिजनेस में क्या नाम से रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल के नाम से। ये कैपिटल मतलब ओनर ही है, बरोबर? अब ध्यान से सुनना, ओनर ने धंधा स्टार्ट किया, 10,000 रुपए लेके आए, तो कौन कौन से अकाउंट पे इस ट्रांजेक्शन का इंपैक्ट जा रहा है? कैश और कैपिटल। ये बात समझ में आई सभी को? किसी के मन में और कोई तीसरा अकाउंट बन सकता है, ऐसा कुछ आ रहा है यहाँ पे? बस 2 ही आएंगे, पक्का? चलो, फर्स्ट स्टेप खत्म। सेकेंड स्टेप, चलो आइडेंटिफाई करो बेटा इसका बैलेंस कौन कौन सा है। पता लगा? अल्पना, कैश कहाँ पे आएगा? असेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, लायबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम, गेन। कैश कौन से कैटेगरी में क्लासिफाई होता है? वेरी गुड। कैश ये क्या है? एसेट। एसेट का कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। तो कैश का भी कौन सा बैलेंस रहेगा? डेबिट बैलेंस। तो सेकेंड स्टेप में यहाँ पे बैलेंस लिख देता हूं। बैलेंस कौन सा है? डेबिट बैलेंस। रूल क्या है? डेबिट बैलेंस वाला अकाउंट बढ़ता है तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट करो। थर्ड स्टेप, डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा देख लो। अब तुम बताओ, यहाँ पे कैश बढ़ रही है कि कम हो रही है? ओनर ने धंधे में पैसा लाया तो बढ़ना है कमना किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? ओनर के या बिजनेस के? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ओनर और बिजनेस दोनों अलग अलग पर्सन है। ओनर अलग पर्सन है और बिजनेस अलग पर्सन है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है सर? इसके पीछे कॉन्सेप्ट है, गौर से सुनना सब लोग। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? दैट हे अकाउंटेंट, सुन, जब भी तू अकाउंटिंग करेगा तब तूने ये सोचना है कि ओनर और बिजनेस अलग अलग पर्सन है। You have to record the transaction from the point of view of business and not from the point of view of owner. Yes or no? That owner and business are separate entity. बचपन में कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा 11th स्टैंडर्ड में, बिजनेस एंटिटी और सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, कि ओनर और बिजनेस दोनों अलग अलग पर्सन है। यस और नो? क्लियर है? और हम लोग अकाउंटिंग ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं या बिजनेस के? बिजनेस के। मतलब ये बढ़ना कम होना किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है? बिजनेस के। अब तुम बताओ, ओनर ने बिजनेस में कैश लाई, ओनर के पास कैश कम हो गई, बिजनेस में कैश बढ़ गई, ओनर चूल्हे में गया। ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना ही नहीं है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है?
बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बात समझ में आई क्या? सो चलो अच्छे से ध्यान देना। ओनर ने बिजनेस में कैश लाया, बोलो कैश बढ़ा या कम हुआ? बढ़ा। बिजनेस में कैश बढ़ा। कैश बढ़ता है तो उसे क्या करो? डेबिट कर दो। ये सो नो। एक बार देखना, बस पहले हम लोग टॉर्टोइस की चाल से चलेंगे, एकदम कछुए की चाल से। उसके बाद आप सेम ट्रांजैक्शन की एंट्री फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में बताओगे। फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में। सर आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? 12 सालों से यही काम कर रहे हो, इस यकीन के साथ कह सकता हूँ। यस और नो? अभी ध्यान से सुनना। कैपिटल, कैपिटल का बैलेंस कौन सा है? कैपिटल कहाँ पे क्लासिफाई होगा? एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, लायबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम, गेन। कैपिटल कहाँ पे क्लासिफाई होगा? कैपिटल में है। कैपिटल कहाँ पे क्लासिफाई होगा? कैपिटल में। कैपिटल का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। तो यहां पे भी कौन सा बैलेंस लिख लो? क्रेडिट बैलेंस वाला अकाउंट बढ़ता है तो क्रेडिट करो, कम हुआ तो डेबिट करो। कुछ बात समझ में आई क्या? रूल यही है ना क्रेडिट बैलेंस का। देखो कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस का रूल बढ़ता है तो क्रेडिट, कम हुआ तो डेबिट। अब तुम बताओ बढ़ना कमना कहां समझ में आएगा? अगेन ट्रांजैक्शन से। ट्रांजैक्शन में क्या लिखा है? ओनर ने धंधे में कैश लाया। अब तुम बताओ ओनर जब भी धंधे में कुछ लेके आता है तो कैपिटल बढ़ता है कम होता है? ओनर ने बिजनेस में कुछ लाया तो कैपिटल बढ़ेगा। ओनर ने अगर बिजनेस से कुछ विड्रॉ किया तो कैपिटल कम होगा। उस विड्रॉल को आप लोग क्या बोलते हो? ड्रॉइंग। तो यहां पे ओनर बिजनेस में ला रहा है या विड्रॉ कर रहा है? ला रहा है। ओनर बिजनेस में जब भी कुछ लाएगा तो कैपिटल बढ़ेगा। कैपिटल बढ़ेगा तो उस कैपिटल को क्या करूं? देखो बढ़ता है तो क्रेडिट करो। और आप लोग ऐसे एंट्री पास करते हो इसकी। कुछ याद आ रही है कि एंट्री देखना तो जरा एक बार। कैश अकाउंट क्या हुआ? डेबिट। डेबिट वाला आइटम पहले लिखते थे ना बचपन में, और नीचे थोड़ी सी स्पेस देना और आप लिखोगे टू कैपिटल अकाउंट। सर ये स्पेस क्यों देते हैं? ताकि ऊपर नीचे का आइटम मिक्स ना हो जाए। मिक्स हो गया तो डेबिट क्रेडिट आपको सेपरेटली बाइफरकेट नहीं, मतलब आंखों में सेपरेटली नहीं दिखेगा। अगर आपने सेम लाइन में लिख दिया तो आपको समझने में दिक्कत आएगी। हम लोग थोड़ी सी स्पेस दे करके लिखते हैं। इसके पीछे की वजह है अकाउंटिंग कन्वेंशन, चाली रीति रूढ़ी परंपरा। यस और नो? अकाउंटिंग कन्वेंशन पहले से ऐसा चला आ रहा है। यस और नो? और यहाँ पे अमाउंट बताओ कितना है बेटा? अमाउंट कितना था? 10,000। और अमाउंट कितना था? 10,000। बरोबर है। ये डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ये हमारा पर्टिकुलर्स एक कॉलम है जिसमें सारी डिटेल है, और यहाँ पे रहेगी डेट। मान लो 1 तारीख का ट्रांजैक्शन है। ये ऐसा कुछ आपका फॉर्मेट है। लेजर फोलियो का कॉलम अभी देखने की जरूरत नहीं, बाद में बता दूंगा। कुछ बच्चों ने बचपन में पढ़ा होगा। लेजर फोलियो एलएफ का भी कॉलम है, देखेंगे बाद में क्यों है वो कॉलम, कहाँ से पैदा हुआ, सब देखेंगे। ये समझ में आया क्यों डेबिट हुआ, क्यों क्रेडिट हुआ? फॉर्मेट को गोली मारो, कॉन्सेप्ट समझो। डेबिट हो रहा है तो क्यों डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है तो क्यों क्रेडिट हो रहा है। ये समझ में आया सभी को? और आप यहाँ पे नीचे क्या लिखते थे? नरेशन। बीइंग नहीं लिखा तो भी चलेगा। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। नरेशन इज नथिंग बट ए शॉर्ट एंड स्वीट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन। नरेशन मतलब क्या है बेटा? शॉर्ट एंड स्वीट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन। जब कभी भी फ्यूचर में हम लोग ट्रांजैक्शन को रेफर करें गाइस, तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि वो किस चीज से रिलेटेड था। इसके लिए हम लोग नरेशन लिखते हैं, राइट? ये बात समझ में आए सभी को? फॉर्मेट तो खैर छोड़ो, फॉर्मेट अभी नहीं भी समझ में आया होगा तो फॉर्मेट हम लोग आगे 50 बार देखने वाले हैं। बाकी चीजें समझ में आई? सो हम लोग जब भी कोई ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे तो कितनी चीजें करने वाले जरा बताओ तो। सबसे पहली चीज हम लोग अकाउंट्स का नाम आइडेंटिफाई करेंगे। दूसरी चीज हम लोग बैलेंस आइडेंटिफाई करेंगे। और तीसरी चीज डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है ये चेक करेंगे। ये बात समझ में आई सभी को? पक्का? ऑल सेट? डन? थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। एक और ट्रांजैक्शन, बस एक ट्रांजैक्शन आज का एक और लिख लो, फिर उसके बाद मैं छुट्टी दूंगा। मतलब फिर ब्रेक रहेगा आपका 5-7 मिनट का, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होगा। चलो बताओ कौन सा ट्रांजैक्शन, किससे डर लगता है? आप एक हाथ कोई ट्रांजैक्शन, सैलरी पे किया चलेगा ना? सैलरी, सैलरी दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे लिखता हूँ। हाँ लेता हूँ ना। अरे हमारी पूरी ज़िंदगी में आगे जितने भी ट्रांजैक्शंस रहेंगे सारे ऐसे ही खतरनाक रहेंगे। ये तो क्या है, जो बच्चे फर्स्ट टाइम अभी अकाउंट्स देख रहे हैं, मैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ एक बार मेरा मैं मुद्दा क्लियर कर देता हूँ। मैं ये सोच के पढ़ा रहा हूँ कि आप लोग जीवन में पहली बार अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, राइट? कुछ बच्चे ऐसे जिनका 11th में अकाउंटिंग नहीं हुआ ढंग से, कॉलेज थे, सेल्फ स्टडी था, इस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ। सही है? थोड़ी सी इसमें स्पीड बढ़ाऊंगा, बट आपको जो टाइप के सम चाहिए
आ जाएंगे। एक बार जैसे ही हम लोग टॉपिक में एंटर करेंगे तो हम लोग वो भी देखेंगे। हम लोग अभी क्या देख रहे हैं, बेसिक्स। और उसके बाद में मैं आपसे ट्रांजैक्शन पूछूंगा 1-2 दिन बाद। आप चाहे वो किताब के ट्रांजैक्शन ढूंढ के लेके आ सकते हो, मैं तो हज़ारों ट्रांजैक्शन लेने ही वाला हूँ, बट उसके अलावा आप भी जो ट्रांजैक्शन लेके आओगे वो ट्रांजैक्शन का भी हम लोग अकाउंटिंग इसी रूल से करने वाले हैं, राइट। आ जाओ, ध्यान देना बेटा। सैलरी पेड ₹5,000। बोलो बेटा कौन कौन सा अकाउंट बनेगा यहाँ पे। फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट, सेकेंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप। बोलो बेटा अकाउंट कौन कौन सा बनेगा, उसका बैलेंस क्या है, और डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा। बोलो सैलरी पेड में कौन कौन से अकाउंट बनेंगे। एक बनेगा एक्सपेंस अकाउंट, हाँ उस एक्सपेंस का कुछ नाम होगा ना। यहाँ पे एक्सपेंस का नाम पता है क्या आपको, सैलरी, सैलरी अकाउंट। हाँ, और दूसरा कौन सा अकाउंट बनेगा, PAID, पेड। पेड म्हणजे क्या दिया होगा, कौड़ी, पत्थर, पैसा, पैसा। तो दूसरा कौन सा अकाउंट बनेगा, कैश। सैलरी ये क्या है, सैलरी एसेट है, ड्राइंग है, डेटर्स है, एक्सपेंस है, लॉसेस है, लाइबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम, गेन। क्या है, सैलरी एक्सपेंस है। एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। खेल खत्म। एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस, ये बढ़ता है तो डेबिट करो, कम हुआ क्रेडिट करो। सैलरी दे रहे हैं या मिल रही है, दे रहे हैं। खर्चे बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, क्या करेंगे, डेबिट। कैश ये क्या है, एसेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, लायबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम, गेन। कैश क्या है, एसेट। कैश ये एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस, सो कैश का भी डेबिट बैलेंस। ये बढ़ती है तो डेबिट, कम हुआ तो क्रेडिट। अब तुम बताओ इस ट्रांजैक्शन की वजह से कैश बढ़ रही है या कम हो रही है, सैलरी दे रहे हैं ना, तो कैश कम हो जाएगी ना आपके पास से। टैन टैन। सो एंट्री क्या रहेगी, सैलरी अकाउंट। बस मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस रूल से आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। यही रूल हम लोगों को फाइनल अकाउंट तक बैलेंस शीट और P&L बनाने में मदद करने वाला है। क्लियर है, पक्की बात, थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आई, पक्का, डन। इतना कह के आज के छोटू से 2 शब्द समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर।